हेलो, गुड मॉर्निंग डियर जेआरएफ एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक योर आदेश पाठशाला प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से चल रही होगी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर वन में हम लोग पढ़ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और आज हमारी क्लास नंबर 7 होने वाली है। आज फिर हम वही पढ़ेंगे जो हम पिछले 2 क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। उसी के एक अगले रूप बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं यहाँ से भी। टीचिंग मेथड ही पढ़ने वाले हैं और आज हमारे टीचिंग मेथड्स समाप्त हो जाएँगे पूरी तरीके से। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ से मैं जो मेथड्स आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत ज़्यादा आजकल यूजीसी पूछने लगी है वहाँ से मैं। किस तरीके से आते हैं, उनके नाम और कीज़ आपको बहुत पता होने चाहिए। मैंने पहली क्लास से आज हम 7 क्लास तक पहुँच चुके हैं टीचिंग में और मैं आपको एक चीज़ हमेशा बताता आया हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड नॉट रूट लर्निंग, दिस इज़ ए कॉन्सेप्ट। आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कॉन्सेप्चुअल क्लियर करना है, चीज़ें याद भी करना पड़ेगी। क्यों? अब आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग पढ़ना पड़ेगा उस नाम को, विज़ुअल पढ़ना पड़ेगा आपको, स्नोबॉल आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब उसको समझेंगे तो उसके आंसर आपको सही तरीके से अब देखो प्रश्न कैसे आएँगे यहाँ से, एक डेफिनिशन मान लीजिए एक विद्यार्थी है, वो पहले सिंगल सीखता है, फिर ग्रुप में सीखता है और फिर समूह में सीखता है। इसको क्या कहते हैं? पढ़ेंगे अभी हम, आज पढ़ने वाले हैं ये सारी की सारी इनके नाम। इस तरह की डेफिनिशन दे दी जाएँगी, इस तरह के एग्ज़ाम्पल्स दिए जाएँगे, फिर ये पूछा जाएगा ये किस तरह का टीचिंग मेथड है? ठीक है? बहुत सारे मेथड ऐसे आएँगे जो आपके साथ अप्लाई किए गए हैं पहले आपकी क्लासों में आपने देखो कि आपको इस तरीके से पढ़ाया जाता था। क्लियर? तो कल हमने जो पढ़ा था ना और आज की क्लास और कल की क्लास के जो हमने टीचिंग मेथड्स पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं सभी के सभी। क्लियर है? तो पहली बार यदि राधेश पाठशाला पर आएँ तो सबसे पहले कीजिए राधेश पाठशाला को सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और प्रत्येक वीडियो पे आप सबके लिए एक नेसेसरी कार्य रहेगा। जितनी भी ईमानदारी से आप लोग क्लासेस देख रहे हैं, सभी वीडियो को लाइक करेंगे और साथ ही साथ कमेंट भी करेंगे। ठीक है? ये आपका होमवर्क डेली का रहेगा, डेली क्लास पे ये अप्लाई करना है, ठीक है? मेरी बार-बार बोलने की आदत नहीं पर मैं अब बोलूँगा। आप लोग करते नहीं हो यार, पता नहीं चलता मुझे, ठीक है? तो चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, ठीक है? रावण जल चुका है, कल हमने छुट्टी भी मना ली 1 दिन की, आज पुनः पढ़ाई के मूड में आ जाते हैं और एमपी सेट वाले भी यदि एग्ज़ाम देख रहे हो, तो बिल्कुल निश्चिंत होके देख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। मध्य प्रदेश से यदि कोई ये क्लासेस देख रहा है तो उन सब के लिए बता देता हूँ एमपी सेट का नोटिफिकेशन आने वाला है, एमपी सेट होगा और 2026 में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा। तो अच्छे से मेहनत करना है, जो यूजीसी नेट पढ़ना चाहते हैं, जेआरएफ करना चाहते हैं तो बढ़िया कम से कम नेट तो क्वालीफाई कर लेना ताकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में एलिजिबल हो सके और एग्जाम दे सको या फिर एमपी सेट दे लीजिए, बात दोनों ही तरह से बराबर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। आज पहला जो हमारा है एक मेथड यह है फिशबोल डिस्कशन अर्थात फिशबोल चर्चा। क्या होती है? क्या होती है? क्या होती है और क्या होती है? यही तो समझेंगे ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्कशन के ऊपर। चलिए, ले लेता हूँ पेन। पहले वो पढ़ते हैं जो हमारा नियम है हमेशा पढ़ने का। पहले हम वह पढ़ेंगे जो दिया हुआ, जो एक जो ऑफिशियल लैंग्वेज, फिर उसको सरल भाषा में तोड़ के पढ़ेंगे। क्लियर? अपन लोग कौन-सी पद्धति अपना रहे हैं पढ़ने की? जटिल से सरल, कठिन से सरल। क्लियर? संश्लेषण से हम विश्लेषण की तरफ आते हैं। सिंथेसिस टू एनालिसिस, ये मेथड्स अपना रहे हैं। तो क्या लिखा है इसकी परिभाषा पढ़ लीजिए, फिशबोल डिस्कशन। आज की इस क्लास को भी है ना, आप कहाँ गया ये 5 स्टार की रेटिंग आप दे लीजिए। क्लास नंबर डाल के 5 स्टार की आप रेटिंग को दे लीजिए। ठीक है? इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। चलिए, ठीक है? सेट एग्जाम के विषय में आप देख लेना, मैंने क्लास डाल दी है, अभी तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी उसमें, सर्टिफिकेशन के बारे में बताया था। ये आप असिस्टेंट प्रोफेसर दे सकते हैं, यदि आप एमपी से बिलॉन्ग करते हैं तभी एमपी में निकला है, अन्य राज्य भी निकालते हैं, ठीक है? तो दे सकते हैं। चलिए, वापस आते हैं फिशबोल डिस्कशन। फिशबोल डिस्कशन होता है क्या? देखिए, क्या लिखा है? फिशबोल चर्चा का एक यानी फिशबोल जो है वो डिस्कशन का एक टीचिंग मेथड यानी शिक्षण पद्धति है, जिसमें विद्यार्थी क्या करते हैं इफेक्टली अपनी भागीदारी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है? एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, सुनने और विचार विमर्श की कला सीखते हैं, अर्थात लिसनिंग लिसनिंग और क्या लिखा है? विचार विमर्श, अर्थात क्रिटिकल डायलॉग्स, क्रिटिकल थिंकिंग्स कह लीजिए आप इनको जिस सम
एक शब्द आप बार-बार पढ़ते आ रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, फिर आलोचनात्मक, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। इसमें कुछ विद्यार्थी देखिए आपको ये बॉल दिख रहा होगा, मैंने एक डायग्राम दिया है। कुछ विद्यार्थी अंदर की तरफ बैठते हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि कोई एक काँच की बॉल होगी उसके अंदर उसमें बैठा देंगे, नहीं। कुछ विद्यार्थी अंदर रहते हैं, ठीक है? अंदर बैठकर वे करते हैं डिस्कशन करते हैं। बाकी के विद्यार्थी क्या होते हैं, इनको क्या करते हैं वो सुनते हैं। कि आप जितने ये बाहर विद्यार्थी देख रहा, ये एक एक सर्कल बना हुआ है और एक ये अंदर का सर्कल, ये कुछ लोग बैठे हैं, ये डिस्कशन कर रहे हैं। मान के चलिए इनके पास एक टॉपिक हमने दे दिया अ, रशिया एंड यूक्रेन, ठीक है? रशिया यूक्रेन का हमने इनको एक टॉपिक दिया, इस पर ये विदेश नीति पर ये डिस्कशन चल रही है, फॉरेन पॉलिसी पर। अंदर के ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं, बाहर के लोग क्या कर रहे हैं, इनको सुन रहे हैं, ठीक है? अभी कुछ माइनस प्लस भी हो, बहुत सारे इसमें एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं। टीचर कहेगा चलो आप एक-एक वो ले लीजिए, एक कुछ मेथड हाथ में और पेपर वगैरह पेन, और जो ये गलत और ये जो सही बता रहे हैं वो चीज़ें आप नोट भी कर सकते हैं। अब ये ऊपर है पर अपन यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ इसमें जो डेफिनिशन जो उसकी दी गई है हम सिर्फ़ उसी पे चर्चाएँ करेंगे, क्लियर? इसमें कुछ विद्यार्थी अंदर बैठकर चर्चा करते हैं, बाकी विद्यार्थी बाहर बैठकर सुनते हैं। बाहर बैठे विद्यार्थी चाहें तो बारी-बारी से अंदर चर्चा में भाग भी ले सकते हैं। ये याद रख लेना, सिर्फ़ सुनते ही नहीं है, बाहर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो एक-एक करके जब अपनी-अपनी बारी आ जाए, एक-एक करके वो अंदर आएँगे सर्कल में और फिर वो भी उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यह तकनीक किस चीज़ पर बात करती है? सबसे महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है आपसे, कोलैबोरेटिव लर्निंग अर्थात सहयोगात्मक सीखने और आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग को क्या करती है? बढ़ावा। कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देती है। इंग्लिश में पढ़ दूँ चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है। Visual discussion is a teaching method where students practice active participation, listening, and critical dialogues. In this method, a small group of students sit in the inner circle. अंदर का जो सर्कल होगा वहां बैठेंगे, कुछ स्टूडेंट डिस्कशन करेंगे। फिर जैसे इन्होंने इनर सर्कल को क्या नाम दिया है, ये देखिए, ये क्या है? ये आपको जो सर्कल दिख रहा है, यही है इनर सर्कल। ये लिखा हुआ देखिए इनर सर्कल, ठीक है? इनर सर्कल है, इसको फिशबोल कहा गया है। आपको भी पूछ लिया जाएगा इनर सर्कल को क्या कहेंगे, कुछ अलग से डेफिनेशन दे देगी यूजीसी बना के, और डीपली क्वेश्चन जाने लगे तो ये चीजों का आप ध्यान रखेंगे क्लियर करके, ठीक है? इनर सर्कल एंड engage in discussion will the rest of students sit in the outer circle, ठीक है? बाहर से व्यक्ति आ सकता है, एंड लिसन attentively. Students from the outer circle can replace those in the inner circle in intervals, ensuring participation and exchange of perceptics. This technique promote किस चीज को प्रमोट करती है? कोलैबोरेटिव लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव डिस्कशन। क्लियर? समझ में आ गया आपको? चलिए, और क्या है इसके अंदर? अब इसके कुछ की फीचर्स देख लेते हैं। डेफिनेशन समझ लिया आपने, कि मैं आपको कुछ की फीचर्स दिखा देते हैं। क्या लिखा है इन्होंने? ये सभी के सभी अच्छे से पढ़ के जाना। एक प्रश्न आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं यहाँ से। एक प्रश्न बनने के लगभग-लगभग 99% 99 चांसेस रहते हैं यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा मेथड से। कभी-कभी 2 भी पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कभी-कभी क्या होता है, एक सारणी दे देते हैं, मिलाने की आपने देखा होगा ना, एक साइड बीच में लाइन रहती है, दोनों साइड मिलाने के लिए दे देते हैं। 4 ऑप्शन दे दिए जाएँगे, 5 ऑप्शन दे दिए जाएँगे। चारों पाँचों में एक-एक डेफिनिशंस होती हैं और स्थायी दूसरी तरफ क्या होगा, मेथड्स के नाम दे दिए जाएँगे। आप पीवाईक्यूज़ लगा रहे होंगे, आपको ऐसे प्रश्न 100% मिले होंगे। मैं पीवाईक्यूज़ नहीं करा पा रहा हूँ, मेरे पास समय का अभाव है, ठीक है? इस वजह से, इसलिए मैंने आपसे कहा आप पीवाईक्यूज़ देख लीजिए, चाहे तो किसी और टीचर के देख लीजिए क्लासेस, वो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं कहता हूँ ऑनलाइन वीडियो से देखने से अच्छा आप कॉन्सेप्ट तो समझा ही रहा हूँ मैं, आप बुक उठाइए। बुक में क्या होता है, आपका जो माइंड है ना 100% वहाँ पे काम करेगा। वीडियोज़ में क्या होता है वो टीचर जल्दी-जल्दी बताते हैं, मैं भी कराऊँगा तो मैं भी ऐसे ही बताऊँगा पीवाईक्यूज़, तो मैं भी वैसे ही लगवाऊँगा। मैं वही जल्दी-जल्दी बताऊँगा, आपको वो अटेंडेंस जो है ना, आपका फ़ोकस है ना, वो सिर्फ़ क्लासेस पे रहता है। आप वो कॉन्सेप्ट को उतने अच्छे से नहीं समझ पाए। इसलिए कहता हूँ, कमरे को बंद कीजिए, अपने टेबल पे, डेस्क पे, जैसे-जैसी स्थिति में आपका आपका जो रूम है पढ़ने का, स्टडी रूम है, वैसी स्थिति में बैठिए। बुक उठाइए, एक उठाना पेन और एक उठाना कॉपी। पेपर 1 के 50 क्वेश्चन, पेपर 2 के 100 क्वेश्चन। कैसे करेंगे पीवाईक्यूज़? पेपर 1 के क्वेश्चन लगाए, अब वहाँ लिखना आपको कि पेपर 1 में कितने बने क्वेश्चन, पेपर 2 में कितने बने। अब आप जब ये लगाओ तो आपके पास टोटल स्कोर पड़ जाए, आपका लेवल्स पता पड़ जाए कि हाँ, मेरा स्टेटस क्या है अभी, मेरा कितने क्वेश्चन मुझसे बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे हैं। साथ में आपको ये भी अंदाज़ा लगे कि आप जो थ्योरीज़ पढ़ रहे हैं, आप
सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, आपसे पीवाईक्यूज़ नहीं बन बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे, बन रहे हैं तो आपको मोटिवेशन मिले। एक चीज़ और होगी, पहली चीज़ तो आपको ये आपका स्टेटस पता चल जाए, दूसरी चीज़ आपको यह पता चलेगा किस यूनिट पे आपका अच्छा काम है, किस पे यूनिट पे अच्छा काम नहीं है। तो ऑब्वियसली ये जब निकल के आ जाएगी ना 10-15 दिन में, तो आप जो आपकी कमज़ोर, मानिए किसी का मैथ कमज़ोर होगा, किसी का डीआई कमज़ोर होगा, किसी का रिसर्च कमज़ोर होगा, किसी का हायर एजुकेशन के क्वेश्चन नहीं बनते। बहुत से बच्चे हायर एजुकेशन क्वेश्चन नहीं बनते, फैक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा। हमने देखना कितना कितना टाइम लगा, 15-16 क्लासों में कम, वैसे तो और क्लासेस ज़्यादा लग जाती, लेकिन लास्ट में फिर हमने उसको जल्दी-जल्दी खींच दिया था, क्योंकि बहुत लंबा यूनिट था, समझने वाली कम चीज़ें थी, इसलिए हमने उसको बहुत ज़्यादा लेके चले। तो इस तरीके से पीवाईक्यूज़ आपको लगाना है। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी यही का यही मेथड आपको अप्लाई करना है पीवाईक्यूज़ के। करेंगे ना? प्रॉमिस? चलिए डन। अब हम बात करते हैं की फीचर्स की। देखो, पहली जो विशेषता वह है दोहरी संरचना, अर्थात जिसे बोलते हैं डुअल स्ट्रक्चर। क्या कहता है ये? देखो, डुअल स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि एक सर्कल अंदर बनता है, इनर सर्कल, एक होता है आउटर सर्कल। इनर सर्कल को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम फिशबोल, ठीक है? इसी को हम क्या कहते हैं? फिशबोल कहा जाता है। भीतरी घेरा चर्चा करने के लिए हो रहा है, चर्चा करने के लिए होता है। बाहर का जो आउटर सर्कल होता है, ये सुनने के लिए होता है, ठीक है? अब इस बात आती है रोटेशन की, अर्थात बाहरी विद्यार्थी अंदर आ सकता है और चर्चा में भी भाग ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोटेशन होता है मतलब चीज़ें बदलती हैं, ठीक है? बाहर वाला व्यक्ति यहाँ आ सकता है, यहाँ वाला व्यक्ति हर ज आपने देखा शिफ्ट रिप्लेसमेंट होते हैं ऑफिसों में, उसी तरह यहाँ भी रिप्लेसमेंट होता है इस डिस्कशन में। बहुत इफेक्टिव डिस्कशन है, बहुत यूज़ किया जाता है। इस मेथड का यूज़ हम खेल-खेल के भावनाओं से बहुत सारी चीज़ें भी सिखाते हैं, वहाँ भी इसका यूज़ किया जाता है। एक होता है इंटरैक्टिव लर्निंग, विद्यार्थियों के बीच सक्रिय संवाद और विचार-विमर्श, अर्थात इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन जो आता है क्या बोलते हैं इसको आप, आपके जो भी डिस्कशन है, उसका एक-दूसरे से हम ट्रांसफ़र करते हैं, नॉलेज का ट्रांसफ़र होता है, विचार-विमर्श का हम ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है? एक-दूसरे से अब विचार-विमर्श का फ़ायदा क्या होता है, मैंने कल आपको एक क्लास में बताया होगा, पीयर ग्रुप में जब पढ़ा रहा था आपको, आप रिकॉल कीजिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई। मैंने शायद आपको कोई एक एग्ज़ाम्पल भी दिया था। देखिए, मैं एक चीज़ अभी यहीं बता देता हूँ, बहुत सी जगह ये शब्द आएगा विचार-विमर्श करने वाला, डिस्कशन वाला। मान के चलिए ये है आप और ये है आपका कोई मित्र। आप किस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं? मान के चलिए आप कर रहे हैं अभी भारत की आर्थिक स्थिति। ये एक टॉपिक आपने डिसीज़न किया। एग्ज़ाम्पल लिख लीजिए, आप अपनी बुक में लिखना चाहें तो कोई आपत्ति नहीं। बुक तो लेके बैठना ही है, बार-बार तो बोलूँगा नहीं, आप बच्चे। भारत की आर्थिक स्थिति, ये आप हैं, ठीक है? ये आपका कलीग हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ठीक है? एक्स, वाई, ज़ेड। अब इस विषय पे आपके पास जो नॉलेज होगा, वो इनको ट्रांसफ़र करेंगे। इन महोदय के पास जो होगा, ये आपको ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है? विचारों का आदान-प्रदान भी हो रहा है। अब इस पे विमर्श भी किया जा रहा है। मान के चलिए कोई आपने एक ऐसा पॉइंट कहा, जैसे कि मैं आपको अपना व्यक्तिगत एग्ज़ाम्पल, मेरे एक मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, भोपाल में ही रहते हैं। वो भी अभी रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है? पीएचडी से ही, जेआरएफ में वो भी क्वालिफ़ाइड। तो हम जब यूपीएससी की तैयारी करते थे ना, तो हम लोग डेली डिस्कशन करते थे। जब साथ में थे, जब अलग-अलग हो गए थे, तब भी डेली, मोबाइल तो हुआ करता था। डेली हमारा 1 डेढ़ घंटे हम लोग कॉल पे रहते थे और हम करते थे डिस्कशन। पीयर ग्रुप भी होता था, नॉर्मली हँसी-मज़ाक की बात भी होती। मेरे बहुत ज़्यादा मित्र हैं, पर मैं बहुत कम उनसे ताल्लुकात रखता हूँ। बहुत है, मेरा बहुत बड़ा ग्रुप है, ऐसा हालाँकि होने को तो। परंतु कायदे के 1-2 ही मित्र मैंने अपने पास करीब रखे थे, जिनसे हाँ, डेली रोक-टोक होती, वो सिर्फ़ एक ही मित्र था मेरा। उस मित्र से मैं हम दोनों की भी डेली डिस्कशन। अब मान के चलिए, उसका फ़ायदा मैं आपको दिखा दूँ। जो चीज़ मैं 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे बुक में सर फोड़ के पढ़ रहा हूँ, क्लासें देख के समझ, वही चीज़ 2 दिन लग रहे हैं उसको पढ़ने में, सब वही चीज़ जब मैं पढ़ के उसको जब मैं डिस्कशन करता हूँ, तो मुझे 1 हफ्ते पहले पढ़ी हुई चीज़ भी याद आती है और मैं चीज़ों को कनेक्ट करना सीखता हूँ डिस्कशन। और एक बेनिफिट क्या होता है इससे, जब 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक तो आपकी बोलने का तरीका सुधर, एक आपको जो माइंड होता है ना, कि ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। अभी हम पढ़ेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग आएगा हमारे पास, अभी एक टॉपिक है, एक मेथड है हमारे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग का। ये डिस्कशन यही बात की जा रही है
जब 2 लोग आपस में चर्चाएँ कर रहे हैं, देखो ये समझोगे बहुत सी जगह आपको ये विचार-विमर्श और डिस्कशन वाले मिलेंगे अभी आपको ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जब वहाँ और ये प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके एग्ज़ाम में बहुत तरह तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं, पॉज़िटिव पॉइंट्स। तो नेगेटिव पॉइंट्स अलग हो जाते हैं, पॉज़िटिव पॉइंट्स अलग हो जाते हैं, फिर बीच में जो कन्क्लूज़न होता है आपका, इसी के तो आपको एग्ज़ामिनर मार्क्स देता है। अंडरस्टैंड? यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। डिस्कशन कितना इम्पोर्टेंट। आप भी अगर पास ऐसा कोई अगर विद्यार्थी, आपके मित्र हैं, आपका पीयर ग्रुप में, तो ऐसे मित्र के साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं। कोई घर में ऐसा नहीं है, घर में बहुत सारे भाई-बहन पढ़ने वाले भी होते हैं, आप आपस में भी डिस्कशन नहीं है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर ये है तो फिर एडवांटेज बहुत सारी चीज़ें हो, आपकी बहुत सारी क्वालिटी धीरे-धीरे बिल्ड होने लगती है, ठीक है? आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होने लगती है, आपकी वोकैब्युलरी अच्छी होने लगती है। साथ ही साथ आपकी स्पीकिंग इंग्लिश अच्छी होने लगती है, सॉरी स्पोकन अच्छी होने लगती है क्योंकि बहुत सारे वर्ड इंग्लिश के आते हैं, हम धीरे-धीरे हम उनको अशुद्धियाँ सही हो जाती हैं हमारी, फिर वो टोक देते हैं, नहीं ये ऐसे होता है। अब इसमें एक टॉपिक पे 2 लोगों का दिमाग लगा हुआ है। मैं 90% 99% कह रहा हूँ, वो जो जब 2 लोगों का दिमाग लग के जब आप उस सब्जेक्ट पे जो उसका सार निकालोगे ना, बेस्ट हो। एग्ज़ामिनर खुश हो जाता है उसको पढ़ के। ठीक है? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं फिर से। अच्छा, अभी आगे अभी तो पढ़ा नहीं हमने नीचे और क्या-क्या है इसकी? कुछ इसके एडवांटेज हैं वो देख लेते हैं, क्या-क्या है? देखिए, सहभागिता और सहयोग की भावना विकसित होती है, बिल्कुल सही है। सभी विद्यार्थियों को बोलने और योगदान देने का अवसर मिलता है, अभी मैंने बात की थी। सुनने और तर्कपूर्ण सोचने की क्षमताएँ मजबूत होती हैं। कठिन और जटिल विषयों पर गहन चर्चा संभव होती है। गहन का मतलब भी होता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है? इनेबल डीप डिस्कशन, सॉरी गहन का मतलब होता है डीप डिस्कशन एंड कॉम्प्लेक्स टॉपिक, जितने भी आपके जो जटिल टॉपिक होते हैं ना, उनके ऊपर हम क्या करते हैं डीप डिस्कशन करते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया, ये देखिए, पूरा का पूरा वही है। चलिए, इसकी कुछ सीमाएँ होती हैं। ये क्या होता है बड़े वर्ग में लागू करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। बहुत बड़े वर्ग में ज़्यादा लोगों के बीच हम इसको लार्ज क्लास में नहीं कर सकते। समय प्रबंधन, कल भी हमने बात की थी, जब ऐसी चीज़ों में क्या समय बहुत ज़्यादा लगता है। कुछ विद्यार्थी सक्रिय नहीं हो पाते, निष्क्रिय रह जाते हैं। समय का अभाव है, ऑब्वियसली ये तो एक क्लास में 25-30 बच्चे सभी के सभी पार्टिसिपेट्स होना पॉसिबल नहीं होता। एक टीचर के पास 40 मिनट मिलेगा, 45 मिनट मिलेगा, 1 घंटे मिलेगा, एक एक पीरियड इतने टाइम का रहता है। मेरी भी क्लास 1 घंटे की रहती है। अगर मान लीजिए ऑफलाइन क्लासेस ले रहा होता, आप मेरी क्लासरूम में बैठे होते 400-500 बच्चे और मैं आपको जब पढ़ा रहा होता, क्या मैं सबसे बात करना मेरा पॉसिबल होता? नहीं होता। मैं क्या करता, एक माइक लगाता, 2-3 उस रूम में स्पीकर लगे होते, एक बड़ी एलईडी लगा देता, 2-3 एक। अब होता क्या, मैं अपने स्पीकर देके आपको समझा के वहाँ से निकल जाता। अब ये ज़िम्मेदारी आपकी है कि आपको पूरा ध्यान कहाँ रखना है, मेरी बातों पे रखना, मैं क्या समझा रहा हूँ, क्या सुना रहा हूँ। मेथड हम वही अपना रहे हैं ऑफलाइन क्लास के, फ़र्क इतना है कि आप डिस्प्ले के उस तरफ कैसे ही बैठे हो, मैं डिस्प्ले की तरफ कैसा ही बैठा हूँ। सही बात है ना? नेक्स्ट नोट कीजिए, नेक्स्ट डाल लीजिए आप। टोकिंग चिप्स तकनीक, खाने वाली चिप्स नहीं है ये, बताऊँगा क्या कौन सी चिप्स की बात हो रही है। टोकिंग चिप्स तकनीक लिखिए, ये क्या होती है? पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है? चलिए, क्या कह रही है ये तकनीक श्रीमान? टोकिंग चिप्स तकनीक एक सहयोगात्मक शिक्षण पद्धति, ये देखिए ये शब्द आपको बहुत जगह मिलेगा। कोऑपरेटिव लर्निंग कभी पूछ लिया जाए ना, कोऑपरेटिव लर्निंग है, इस तरह से सिंगल प्रश्न आ सकता है कोऑपरेटिव लर्निंग के या सहयोगात्मक, ठीक है? सहयोगात्मक शिक्षण पद्धति, ठीक है? या फिर आपको कोऑपरेटिव लर्निंग आ जाए, टेक्निक आ जाए, तो आपको बहुत सारे जितने भी अपन ने पढ़े हैं ना टीचिंग मेथड्स, उनमें से एक अलग छाँटे, ठीक है? अब इसमें होता क्या, कोऑपरेटिव लर्निंग में हर विद्यार्थी को चर्चा में भाग लेने का बराबर अवसर दिया जाता है। कैसे? क्या होता है प्रत्येक विद्यार्थी को कुछ चिप्स या टोकन दिए जाते हैं, ठीक है? वो पर्चियाँ कह लीजिए, चिट कह लीजिए, चिप्स या टोकन दिए जाते हैं। जब कोई विद्यार्थी बोलना चाहता है तो वह एक चिप का उपयोग करता है। उसके पास मौजूद सभी चिप्स समाप्त होने तक वह दोबारा नहीं बोल सकता, ठीक है? इस तरह सभी विद्यार्थियों को बोलने का अवसर मिलता है और किसी एक विद्यार्थी का डोमिनेंस चर्चा नहीं होती। अब इसमें क्या हो रहा है, जो आपके पास जो टोकन दिए गए हैं, ये टोकन ही आपके पास लिमिट से है, ठीक है? अब इससे क्या हो रहा है, सभी को ऑल स्टूडेंट का पार्टिसिपेट हो रहा है, ठीक है? ऑल स्टूडेंट एक्टिव लर्निंग एक्टिव फॉर्म में
लर्न करेंगे। सभी को बराबर बोलने का मौका मिलेगा। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि सिर्फ़ वही-वही बोले जा रहा है। अब जो अच्छे पढ़े-लिखे होते हैं, 2-3 थोड़े ज्ञानी टाइप के होते हैं बहुत ज़्यादा हर क्लास में, वही बोलते चले जाते हैं, जैसे कि हम होते थे हमारे टाइम पे। अब आज समझ में आ रहा है हम लोग कितना गलत करते थे उस टाइम में क्लास में। समझ नहीं थी ना यार उतना यार। टीचर अब मॉनिटर बने रहते थे क्लास के, परसेंटेज अच्छे आते थे तो मॉनिटर बन जाते थे। होता क्या था टीचर हमको बना देते, चलो आपको देखना है ये सारी चीज़। हम क्या करते थे अब हमको बड़ा मज़ा आता था दूसरों को पिटवाने में। समझ कम थी ना उतनी, पर आज लगता है कि यार नहीं ये गलत किया क्योंकि ऐसा लगता था हमको उस समय कि यार सिर्फ़ हम पढ़ रहे हैं मतलब सब हमारे जैसा पढ़ सकते हैं। परंतु आज पता चल रहा है कि हर व्यक्ति की क्षमता एबिलिटी अलग-अलग होती है। अब ये कब पता चला जब हम टीचिंग एप्टीट्यूड जब बाहर निकले घर से बाहर जब 12th करने के बाद वो चीज़ें देखी, कोऑपरेटिव सेक्टर में काम किया, वहाँ हमने बहुत सारी चीज़ जब मैं वहाँ ट्रेनर बना, फिर धीरे-धीरे जब बड़ा हुआ वो स ट्रेनिंग देने लगा था बहुत सारी चीज़ों की फिज़िकल ट्रेनिंग हुई या कराटे वगैरह सिखाता था मैं पहले, देता था ये सब ट्रेनिंग, पहले फ्री ऑफ कॉस्ट कोई कॉस्ट नहीं लेता था मैं, एक एनजीओ के माध्यम से, ठीक है? तो उस समय ये चीज़ें बिल्ड होने लगी, तब पता पड़ा यार ये तो बहुत गलत है। ये टीचिंग आपको अब जब आप पढ़ाने जाओगे ना, तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखें। चाहे अब इसमें से बहुत सारे विद्यार्थी अभी मैंने ईएमआरएस जो एग्ज़ाम आने वाला है ना, वो देने वाले हैं। अब वो विद्यार्थी जब वहाँ जाएँगे, जब बच्चों को पढ़ाएँगे, तो वो चीज़ अब ये ध्यान में रखेंगे ना हर चीज़ों का, कि विद्यालय में बैठा वाला, उनकी क्लास में बैठने वाला हर एक विद्यार्थी समान नहीं होता। हो सकता है पीछे वाला जो बेटा है ना, वो आगे चल के आगे वाले से कहीं गुना आगे निकल जाएगा। होते ही है, रट्टू तोता ही रह जाते हैं। लेकिन पीछे वाले के पास व्यावहारिक ज्ञान ज़्यादा होता है। वो मास्टर होता है अपने फ़ील्ड का। वो आगे जाके के अंदर वोकेशनल स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, जो आगे वाले के पास नहीं क्योंकि वो सिर्फ़ किताबी ज्ञान रहता है, उसके पास व्यावहारिक ज्ञान होता है। और आज के समय में किताबी ज्ञान होना और व्यावहारिक ज्ञान होना दोनों ज़रूरी है, एक के दम पे काम नहीं चलेगा। ठीक है? यही बात इसमें कही। उसके पास मौजूद सभी चिप्स जब समाप्त हो जाएँगे, को दोबारा बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। इस तरह सभी विद्यार्थियों को बोलने का अवसर मिलता है और किसी एक विद्यार्थी का प्रभुत्व या डोमिनेंस चर्चा पर नहीं रहता। टेकिंग टिप्स इज कोऑपरेटिव लर्निंग स्टडीज दैट इंश्योर इक्वल पार्टिसिपेशन इन a group discussion. Each student is given fixed number of token every time a student contribute to the discussion. प्रत्येक विद्यार्थी कंट्रीब्यूट करता है, एक किसी एक का डोमिनेंट नहीं होता। चलिए आगे बात करते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं वो देख लीजिए। वही विशेषताएं निकल के अलग अलग आ जाएंगी। सभी व्यक्ति को समान अवसर मिलेगा। बोलने के लिए एक चिप्स इस्तेमाल करनी होती है। नियंत्रण कोई भी विद्यार्थी चर्चा पर हावी नहीं हो सकता। सहयोगात्मक मूलक वातावरण यानी कोऑपरेटिव लर्निंग की बात सभी विद्यार्थी मिलकर विचार विमर्श करते हैं ठीक है टॉपिक्स पर। शिक्षक की क्या भूमिका? शिक्षक एक केवल एक पर्यवेक्षक या मार्गदर्शक की भूमिका में रहता है, ये याद रख लेना। इस तरह के जितने भी मेथड्स हैं तो शिक्षक की क्या भूमिका रहेगी? फैसिलिटेटर की रहेगी, गाइड की भूमिका में रहती है, पर्यवेक्षक की भूमिका में रहते हैं। ये हर एक इस तरह के मेथड में अप्लाई होगा। कल की क्लासेस में भी हम लगभग यही पढ़ते आए हैं। ठीक है? जो हमने लर्नर सेंटर्ड वाले जितने भी हमने पढ़े थे सारे के सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लाभ है? सभी विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होती है, चर्चा संतुलन और निष्पक्ष रहती है, सुनने और बोलने की कला दोनों विकसित होती है, संकोची विद्यार्थी भी बोलने के लिए प्रोत्साहित होती है। अब उनको जब मौका मिल रहा है, जब वो रिका है, तो जो विद्यार्थी बोलने में आपने देखा हो हर क्लास में वो पढ़ाता तो अच्छा लेता है पर उसके बोलने में बड़ा उसके संकोच होता है। वो विद्यार्थी उससे प्रोत्साहित हो क्लियर? क्योंकि जब इस अब ये गेम जैसा लगता है एक पूरा का पूरा। ये गेम एक पर्ची आपको इतना समय आपको डिस्कशन रखना है। करिए आप ये ग्रुप बना दिए गए अब इसको कैसे भी कर लो आप अलग-अलग ग्रुप बना दिए। एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बना। अभी आपस में डिस्कशन करेंगे। ये पर्ची चल रही है आपके पास आपको डिस्कशन क्लियर? इसकी सीमा क्या है? वही बड़े वर्ग पे काम नहीं करेगा, समय प्रबंधन चुनौती कभी-कभी विद्यार्थी औपचारिक रूप से बोलते हैं, ना कि स्वाभाविक रूप से बोलते हैं। अधिक जटिल विषयों पर गहन चर्चा सीमित हो सकती है, बिल्कुल, ऑब्वियसली सही बात है ये, ठीक है? डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट्स ऑन इन लार्ज क्लासेस वही सिंपल सा है यार, क्या करोगे? छुड़वा के मेरे से। चलिए, एक और बहुत ज़्यादा ये पूछा गया ना, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है इस ये वाला जिग्सो मेथड है ना, इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं इस तरह के, पढ़ेंगे देखो ये क्या, बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट है। आप भी जब टीचर बनोगे तो इसको यूज़ करना कभी-कभी। ये किसी भी लेवल पे हो सकता है, चाहे कोऑपरेटिव लेवल पे हो, सोशल लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे आप ये मेथड यूज़ करके किसी भी कार्य को आसान बना सकते हैं। कैसे? देखो, जिग्सो पद्धति एक सहयोगात्मक शिक्षण तकनीक है, कोलैबोरेटिव लर्निंग टेक्निक है, जिसमें किसी बड़े विषय को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट दिया जाता है।
प्रत्येक विद्यार्थी किसी एक हिस्से का विशेषज्ञ बनता है, ठीक है? प्रत्येक विद्यार्थी किसी एक हिस्से का विशेषज्ञ बनता है, बाद में अपनी टीम को वह हिस्सा सिखाता है। इस प्रकार पूरा समूह मिलकर विषय की संपूर्ण समझ प्राप्त करता है। इसे जिक्शो इसलिए कहते हैं क्योंकि हर विद्यार्थी का हिस्सा मिलकर एक पज़ल की तरह संपूर्ण चित्र बनाता है। आपने इस तरह का कुछ देखा होगा पज़ल? 4-3 कलरफुल होते हैं, जिसमें कुछ कलर्स को मिलाकर पूरा कंप्लीट करना होता है। वो भी आता है, क्या बोलते हैं उसको आप क्यूब्स बोलते हैं ना, क्यूब्स आते हैं। अब वो तो जुड़ा रहता है। अब मान के चलिए कोई किस ये 4 हिस्से इन्होंने बनाए हैं, ठीक है? मान के चलिए इसे नाम दे देते हैं अपन ए और इसे नाम दे देते हैं बी, इसे नाम दे देते हैं सी एंड डी। अब देखो, क्या लिखा था यहाँ पे? पढ़ो, आप पढ़ो इसको। पढ़ो मेरी आवाज़ मत सुनना, पढ़ो मेरे साथ-साथ इसको। क्या लिखा? प्रत्येक विद्यार्थी किसी एक हिस्से से विशेषज्ञ है। ये है राम, ये है राम, इसे हमने दे दिया येलो, ये इस हिस्से का विशेषज्ञ है। ये है रेड, श्याम को हमने ये दे दिया, ठीक है? और ये सीता है, इनको ये दे दिया। ये गीता है, हमने ये 4 हमने हिस्से बनाए, चारों को हमने हिस्सा अब इनको विशेषज्ञ बना ठीक है? अब ये क्या करेंगे, बाद में अपनी टीम को वह हिस्सा सिखाता है, बनाना उसे उस हिस्से पे उसमें दक्ष करता है, उसको उसमें समझाता है वो कैसा है, क्या नहीं। अब ये एग्ज़ाम्पल है पज़ल, ये कोई भी विषय हो सकता है, उसका टॉपिक हो सकता है। जैसे जैसे हम कभी-कभी करते थे, अब जैसे कि हम 2 दोस्त थे, हम मैंने भी आपको मित्र का एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने कहा कि उसने कहा था कि यार मेरी हिस्ट्री अच्छी है, तो तू मुझे हिस्ट्री समझा देना और मैं तुझे इकोनॉमी समझा दूँगा। मैंने इकोनॉमी पढ़ी नहीं थी उस समय। यार अच्छी बात है यार इकोनॉमी की ये वाली चीज़ थोड़ा-सा मेरे को डिफ़िकल्ट लगता है, तू मेरे को एक्सप्लेन कर देना और मुझे मैथ सिखा देना। ऐसा करके हमने 2 बाँट लेते थे। तो होता क्या था, अब उसे हिस्ट्री मुझे याद कराना होता था, कैसे याद कराना, कैसे मेरी हिस्ट्री अच्छी थी, मेरा पॉलिटी अच्छा था, मेरा एथिक्स अच्छा था। क्या एथि अब जैसे समझने वाले में एक एथिक्स, अब मुझे वो एथिक्स में मेरी अब मैं उसे एथिक्स करा देता था, वो मुझे कोई दूसरा जैसे कि इकोनॉमी का कोई टॉपिक उसने मुझे समझा दिया। मेरे टेक्निकल सब्जेक्ट मुझे थोड़े टाइम लगता था समझने में सब। अब इससे देखो फ़ायदा क्या हुआ? 2 टॉपिक्स 2 व्यक्ति ने मिलके कंप्लीट, ना मुझे प्रॉब्लम हुई, ना उसे प्रॉब्लम हुई। एक ही समय लगा और हमको। यही बात इस पे की कि अलग-अलग सब्जेक्ट टॉपिक दे दिए गए, फिर उसको हमको एक कर देके समझा दिया गया। अब क्या लिखा था इसमें पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे इसको देखो। ये फिर डेफिनिशन आती है ना, फिर आप बड़े कन्फ्यूज़ हो जाओगे। प्रत्येक विद्यार्थी किसी एक हिस्से का विशेषज्ञ यानी एक्सपर्ट बनता है और बाद में वह अपनी टीम को वह हिस्सा सिखाता है। यानी मैं हिस्ट्री का पहले विशेषज्ञ बन गया, फिर मैंने अपने उस टीम मेंबर को सिखाया। उस वो इकोनॉमी का मास्टर बन गया, उसने इकोनॉमी मुझे सिखाया। ट्रू, मैं एथिक्स अच्छे पढ़ लिया मैंने, मुझे एथिक्स अच्छे से आती थी समझ में, उसको एक्सप्लेन करके एथिक्स समझा देता। वो मुझे कोई अन्य विषय का कोई दूसरा टॉपिक समझा देता था। इस तरह से चीज़ें सारी की सारी चलती हैं। क्लियर? एग्री? चलिए ये वाली बात इस जिग्सो मेथड में कही गई है, ठीक है? क्यों इसे जिग्सो मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर विद्यार्थी का हिस्सा मिलकर एक पज़ल अब देखिए, अब पूरी टीम बनी हुई है, अब अलग-अलग दे दिए ना, अब ये एक पज़ल थी, इसमें हमने सबको दे दिए, अब ये सब हिस्से मिलकर क्या बनाएँगे? पूरी एक पज़ल बन गई ना पूरी, इसलिए इसे कहा जाता है जिगसो मेथड, पज़ल की तरह संपूर्ण चित्र बनाता है। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ की फीचर्स देखते हैं। विषय का विभाजन कैसे करते हैं? हाँ, कभी प्रश्न पूछ दिया ना छोटे विषय, बड़ा विषय, तो हमेशा याद रखना बड़े विषयों को छोटे विषय में विभाजित किया जाता है। हमारे पास पेपर 1 में 10 यूनिट है। मैंने किसी एक को 1 यूनिट, किसी एक को दूसरी यूनिट, किसी एक को 10 यूनिट, मैं 10 लोगों को 10-10 यूनिट दे दी। फिर वो 10 लोग पूरा एक पेपर कंप्लीट करा देंगे। हो गई बात? सभी एक्सपर्ट बन एक-दूसरे को सिखाएँगे फिर। क्या बात की जा रही है? समान उपविषय पढ़ने वाला विद्यार्थी एक्सपर्ट ग्रुप बनाते हैं, ठीक है? विशेषज्ञ विद्यार्थी अपने होम ग्रुप को सिखाते हैं, ठीक है? ये ग्रुप बने हैं, एक ग्रुप में मान लें 5-5 ए 4 ग्रुप ले लेते हैं। ये एक टॉपिक कर लिया, ये एक टॉपिक कर लिया, ये एक टॉपिक कर लिया, ये एक टॉपिक अब ये क्या करेंगे, अब इनमें से एक लीडर आया, एक-एक करके लीडर निकल कर आए, हमने एक-एक लीडर बनाए। इन्होंने अपने टॉपिक को सीखा, फिर ये क्या करेंगे, बाकी के अपने 4 को सिखाएँगे। ये 4 को सिखाएँगे, जब इसको पूरा करेंगे तो एक पज़ल बनी कि नहीं बनी? हुई कि नहीं हुई? आपकी ये चारों लोग मिलके फिर एक पज़ल बना देंगे पूरी की पूरी। अब इससे क्या हो रहा है? कोऑपरेटिव लर्निंग, यही पहली लाइन में लिखी हुई है, यहाँ पर देखिए क्या लिखी है।
एक सहयोगात्मक शिक्षण तकनीक है, कोलैबोरेटिव लर्निंग, सॉरी, हाँ, कोलैबोरेटिव लर्निंग। मज़ा आ रहा है पढ़ के? अब आप अच्छे स्कूल में कहीं जाते होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलने को देखिए, ये सारे-सारे ए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं आप सबके साथ। आपको ऐसे ही सिखाया जाता है आजकल के जो मॉडर्न स्कूल्स हैं, सीबीएसई वालों में तो करते हैं। सरकारी स्कूल तो सरकारी स्कूल ही हैं भारत के। देखते हैं सीएम राइज़ कितने आगे जाते हैं, पीएम श्री विद्यालय कितने आगे तक जाते हैं। शिक्षक की भूमिका वही फैसिलिटेटर के रूप में रहता है, ठीक है? लाभ क्या है? हर विद्यार्थी सक्रिय रूप से सीखने और सिखाने में शामिल होता है। गहन समझ, ज़िम्मेदारी की भावना विकसित, टीम वर्क और संवाद कौशल बढ़ते हैं, जटिल विषयों को आसानी से समझा जा सकता है। की सीमाएँ वही है, समय की खपत अधिक होती है, यदि कोई विद्यार्थी ठीक से तैयारी ना करे तो पूरी टीम प्रभावित होती है। बिल्कुल सही बात है भाई। ये चीज़ अच्छे से पढ़ के जाना, कभी-कभी ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं, इनकी सीमाएँ, लिमिटेशन या हानियाँ या ठीक है, डिसएडवांटेज वगैरह ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें अब अच्छे से पढ़ के जाना। बड़े वर्ग में संगठन का करना कठिन होता है, बिल्कुल सही बात है। सभी विद्यार्थियों का समान स्तर पर योगदान हमेशा संभव नहीं है, ठीक है? इक्वल पार्टिसिपेशन ज़रूर नहीं हो ही पाएगा, कि सबकी मनःस्थिति अलग-अलग होती है, लेवल्स अलग-अलग होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है थिंक, पेयर, शेयर तकनीक। 3 शब्द हैं, थिंक, पेयर, शेयर एंड टेक्निक्स। अब देखो, एक-एक करके इसको समझेंगे। बहुत ईज़ी है ये भी, बहुत ज़्यादा टफ ही नहीं, बस इसके शब्द की टर्म याद कर लेना, मैंने कल की क्लास में बताया था टर्म क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है? चलिए, थिंक, पेयर, शेयर एक सहयोगात्मक शिक्षण तकनीक है जिसमें विद्यार्थी पहले स्वयं सोचते हैं। क्या लिखा? थिंक लिखा ना पहले शब्द। क्या हो रहा है यहाँ पे? सबसे पहले विद्यार्थी सोच रहा है यहाँ पे, थिंक करेगा, ठीक है? सबसे पहले थिंक, ये नोट बनाते रहना, शॉर्ट नोट्स आपकी क्रिएट करो मेरे इस क्लास के साथ-साथ ही, जिसमें विद्यार्थी पहले स्वयं सोचते हैं, फिर अपने साथी, पीयर ग्रुप्स की बात की जा रही है। फिर क्या करते हैं, वो अपने पीयर के साथ डिस्कशन करते हैं, ठीक है? फिर आता है थर्ड स्टेप, ठीक है? पहला स्टेप व्यक्ति आपने खुद सोचा, फिर अपने साथियों के साथ चर्चा करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट हमारे साथ बहुत करा जाता था। क्यों? हम थोड़े एडवांस थोड़े जाते थे, हमें हमें तारीफ सुनना अच्छा लगता था टीचर की। और अच्छा भी लगता था, एक लीडरशिप तो लीडरशिप होती है। बढ़िया बाकी सब स्टूडेंटों को कंट्रोल करना, मतलब डिक्टेटरशिप नहीं, सिखाने में मज़ा आता था कुल मिला के। वो टीचर हम कहते अब इनको ये चीज़ सिखाओ, वो मज़ा आता था हम लोग। जैसे कि अभी यही एग्ज़ाम्पल हमारे ऊपर, ठीक है, पहले हम तैयारी कर ली, सोच ली, अच्छे करके आ गए। टीचर ने बोल दिया, अब इनको ये चीज़ समझा दो। टीचर क्या करेंगे? वो बढ़िया बैठे हैं एक जगह, कॉपी चेक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं अपना काम। हम क्या कर रहे हैं? बाकी चीज़ें एक बैठे हैं, उनका होमवर्क करवा रहे हैं, उन्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, उन्हें मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें करते थे। तो यही एग्ज़ाम्पल है। अब इसके बाद लास्ट में क्या लिखा? अंत में पूरी कक्षा के सामने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। ठीक है? अब सिखा दिया, अब फिर लास्ट में क्या होगा? सब के सब अपने विचार प्रस्तुत करेंगे संबंधित किसी विषय पर। टीचर कोई भी विषय दे देगा, कोई टॉपिक दे देगा, कोई भी एक कार्य उनको करने के लिए दे देता है। विचार प्रस्तुत, इसका उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों को आलोचनात्मक, वही क्रिटिकल थिंकिंग, सक्रिय सहभागिता है ना, यानी एक्टिव पार्टिसिपेटनेस, सहयोगात्मक सीखने में विश्वास करता है। ठीक है? Think Pair Share is a cooperative learning strategy where students first think individually about a question or problems, यानी कि थिंग्स उनको सोचना, then discuss their ideas with a partners, यानी आपके जो पेयर्स हैं, नजदीक के आपके जो मित्र बंधु हैं, आपकी क्लास के कलीज हैं, कह लीजिए, एंड फाइनली शेयर देयर थ्रो विथ द होल क्लास। This technique increase critical thinking, equal participation and collaborative learning। ठीक है? आप लोग हिंदी वाले इंग्लिश अवश्य पढ़ना इन सब की, ठीक है? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल पढ़ के जाना। मैंने तो बहुत आसान शब्द यूज़ किए हैं आपके इसमें पीपीटी में। इससे कठिन-कठिन शब्द मिलेंगे आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए। गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको, ऐसे शब्द मिलेंगे, आप कुछ एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगा, आपको हँसी आ जाएगी पढ़ने के बाद। आप कहेंगे यूजीसी जिन्होंने पेपर बनाए हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, किसी मंगल ग्रह से टपके आकर। चलिए, अब हम बात करें थिंक की। विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से किसी प्रश्न पर समस्या पर विचार करते हैं, 2 विद्यार्थी आपस में अपने विचार साझा करते हैं, शेयर यानी जोड़ी अपने निष्कर्ष को पूरी कक्षा के सामने फिर प्रस्तुत करती हैं। क्लियर? अब इसे ग्रुप में बना-बना के दे दो, फिर ये अपने सामने विचार रखेगी, इससे होगा क्या? वही, ये सिर्फ़ इसका मतलब नहीं कि रटी-रटाई चीज़ें याद करवाना। एक टॉपिक दिया, उस पर डिस्कशन करेंगे, चर्चाएँ होगी, नए नए पॉइंट्स निकल कर आते हैं। वही नेगेटिव पॉजिटिव मैंने अभी हमें डिस्कशन वाली बात की, पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है सब डिस्कशन पे बेस्ड होते हैं सारे के सारे। क्लियर?
संरचित प्रक्रिया सीखने को क्रमबद्ध चरणबद्ध तरीका होता है। शिक्षक की भूमिका प्रश्न प्रस्तुत करना और प्रक्रिया को निर्देशित देना, ठीक है? बच्चों के लिए प्रश्न देना और उस प्रक्रिया को कमांड देना, ठीक है? कैसे करना, चले भाई रामश्याम तुम्हारा एक ग्रुप, सीता गीता तुम्हारा एक ग्रुप, फलाना फलाना एक ग्रुप, चलो अब इस पे कार्य करो, ठीक है? चलिए, लाभ क्या है? हर विद्यार्थी को सोचने और भाग लेने का अवसर मिलता है। सहयोग और संवाद शैली विकसित होती है। विचारों को स्पष्ट और व्यवस्थित करने में हमको मदद मिलती है। संकोची विद्यार्थी भी छोटे समूह में बोलने का साहस पाते हैं, यानी इनकरेज से स्टूडेंट्स टू स्पीक इन स्मॉलर ग्रुप में, ठीक है? हेल्प इज ऑर्गेनाइज इन आर्टिकुलेटिंग, वही सब चीजें हैं, कोई दिक्कत है नहीं। सीमाएं देख लेते हैं। बड़े वर्ग के में समय प्रबंधन कठिन हो सकता है, बिल्कुल। टाइम मैनेजमेंट इज चैलेंजिंग इन लार्ज क्लासरूम, ठीक है? स्टूडेंट्स में समथिंग टू गो ऑफ टॉपिक ड्यूरिंग पेयर डिस्कशन, कभी कभी विद्यार्थी पेयर में ऑफ टॉपिक हो जाते हैं, अर्थात अदर टॉपिक पे चले जाते हैं, या वो टॉपिक उनकी समझ में नहीं होती है, कई तरीके से कार्य कर सकता है, आपके स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। और या तो विषय पे समझ कम होती है, विषय पे बोलने में वह सहज नहीं होता है, विषय की जानकारी नहीं होती, तो ये सारी चीजें भी कभी कभी समस्याएं व्यवधान उत्पन्न करती हैं। गहरी चर्चा के लिए सीमित समय उपलब्ध होता है, बिल्कुल। क्लास में आप जाओगे कितना समय उपलब्ध होता है? बहुत कम होता है। 40 मिनट 50 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटे का पीरियड होता है, इससे ज्यादा नहीं होते हमारे पीरियड्स। एक अभी पूरी क्लास के साथ ये सारा एक्सपेरिमेंट करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, क्लियर? सभी विद्यार्थियों को समान सक्रियता सुनिश्चित करना बहुत मुश्किल होती है, ठीक है? चलिए, लगभग आप ये सब देखोगे ना, एक ही चीज मिलेगी। इसी तरह एक और आता है षटभुज चिंतन तकनीक। अब ये देख ले कि क्या है, अभी से हिंदी में समझ नहीं पाओगे आप। षटभुज चिंतन तकनीक, जबकि है, अब जिसने इसके इंग्लिश में पढ़ा हुआ हेक्सागोनल थिंकिंग टेक्निक, हेक्सागोनल। अरे यार, डायग्राम आ गया दिमाग में उसके, हेक्सागोनल जैसे नाम सुनते जब पहली बार पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, हेक्सागोनल थिंकिंग एक कोलैबोरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी होती है, जिसमें विद्यार्थियों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट या आइडियाज लिखे हुए हेक्सागोनल, या एक कार्ड होते हैं, कागज का टुकड़ा कह लीजिए, कार्ड होते हैं इस तरीके, ये जो दिखा है आपने, कार्ड दे दिए जाते हैं। इन पर क्या होता है, बहुत सारे कुछ अलग अलग बिंदु जुड़े रहते हैं। अब विद्यार्थियों को क्या करता है, इन हेक्सागोनल जितने भी है हमारे हेक्सागोनल है, इनको इस प्रकार जोड़ना होता है कि उनके बीच एक लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है? क्या होना चाहिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों? लॉजिकल कनेक्शन। इसमें आपको देखो, ये एग्जांपल में कुछ ईयर दिख रही होंगी, इसे ईयर वाइज नहीं जोड़ा है, इस ईयर में कुछ घटनाएं लिखी हुई हैं, ये साफ नहीं दिख रहा होगा आपको। मान के चलिए, लॉजिकली बहुत सारे आपके पास घटना है, उनको क्रमबद्ध जोड़ना होता है, या लॉजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड होना है, आपको बहुत सारी जब पहेली वगैरह यूज करते हैं ना, तो आप ये मेथड यूज करते हैं। यही वाली बात है, लॉजिकल कनेक्शन, ये तार्किक संबंध और विषय का तो जुड़ा बनी, कॉन्सेप्चुअल लिंक्स स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि पहला भाग कुछ कह रहा है, तीसरा भाग कुछ और कह रहा है, पहला भाग कुछ अलग डिफेंड कर रहा है, दूसरा भाग की डेफिनेशन अलग ही जा रही है, वो अलग ही विषय को संदर्भित, जबकि क्या होता, एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हुए पूरा का पूरा। जैसे हम एक प्रश्न लिखते हैं ना, आपने कभी प्रश्न लिखा होगा, पहले हम क्या लिखे, प्रस्तावना, फिर कुछ टॉपिक्स लिखते हैं, फिर लास्ट में कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, तो वो पूरा का पूरा एक संबंध बनना चाहिए। अगर ये आपने कोई सिविल सर्विस की तैयार करते हो, तो आप आंसर राइटिंग करते होंगे उसमें। तो आंसर राइटिंग करने के दौरान आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखते हैं कि हमारे प्रश्न का जो है ना फ्लो नहीं टूटना चाहिए, या वही बात की जा रही है, और सबके सबके बीच एक लॉजिकल कनेक्शन, ये पहला जो हमने प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन लिखा है प्रश्न का, और जब उसके बाद हम जब वो नेक्स्ट पैरा या नेक्स्ट बिंदु लेकर आ रहे हैं, वो ताल्लुकात ही नहीं रख रहा उससे, तो वो प्रश्न ही अलग चला जाएगा आपका, तो ये नहीं होना चाहिए। यही बात इसमें, इस प्रकार से क्या होगा, विद्यार्थी को जो विषय है उसकी गहरी यानी डीप नॉलेज होगा उसका, वहीं क्रिएटिविटी उसकी बढ़ेगी, ठीक है? डीप अंडरस्टैंडिंग आएगी, मीनिंगफुल डिस्कशन होगा, क्रिटिकल थिंकिंग उसकी बढ़ेगी, ये सारी की सारी चीजें उसकी डेवलप्ड होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ इसके की फीचर्स हैं, जैसे कि हेक्सागोनल विचार संकेतनाओं को लिखने के लिए उपयोग होता है, कनेक्शन बनाना, विद्यार्थी कार्ड्स को जोड़कर संबंध खोजते हैं, समूह मिलकर कनेक्शन को व्यवस्थित करता है, सोच को विजुअल रूप में प्रदर्शित किया जाता है, प्रश्न या मुख्य विषय देता है और मार्गदर्शन बनाता है। तो ये सारी से विशेषताएं, सीमाएं वही होंगी। देखिए, लगभग लाभ देख लेते हैं। विद्यार्थियों को आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच विकसित होती है, विचारों को जोड़ने और पैटर्न पहचानने की क्षमताएं विकसित होती है, सहयोग और समूह में काम करने की भावना भी विकसित होती है, कठिन विषयों को विजुअल तरीके से समझना आसान हो। सीमाएं क्या क्या होती हैं? बड़े वर्ग में सभी विद्यार्थियों को शामिल करना कठिन नहीं होता, खपत समय अधिक होती है, यदि विद्यार्थी कनेक्शन को गहराई से ना समझे तो एक्टिवली सतही रह सकती है, अर्थात
से कैसे समझाऊँ मैं इस लाइन को? अब वो जिस विषय पे विद्यार्थी चर्चा कर रहा है, वो डिस्कशन कर रहा है, मान के चलिए वो इफेक्टली कॉन्शियसली उस पे बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं गेन कर, तो उसकी एक्टिवनेस कैसी रहेगी? ऊपर-ऊपर रह जाएगी। जो चीज़ वो लेना चाहिए तो उससे वो ना मिलके सिर्फ़ ऊपरी ज्ञान बस रह जाए, सतही ज्ञान की बात की जाए, ठीक है? अतिरिक्त तैयारी और सामग्री हेक्सागोनल कार्ड्स, बोर्ड वगैरह ये सभी की आवश्यकता होती है, इसमें हमको बस ये सीमा है इसकी बिल्कुल, अलग से सामान आपको चाहिए पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट। फिर आता है नेक्स्ट आता है रेली कोच मेथड। ये क्या होता है सर? अब आप लोगों को बड़ा लग रहा होगा सर इतने सारे मेथड हो गए कैसे याद रखेंगे? कुछ नहीं होगा, शॉर्ट नोट्स बनाइए, की पॉइंट्स निकालिए। बाकी ये तो लगभग आप देख ही रहे हो बहुत सारी चीज़ें सिमिलर से निकल के आ रही हैं। बट एक क्या है ना, इस फुल पीडीएफ को 1-2 बार पढ़ लेना, टाइम तो वैसे भी कम बचा ही है। 2026 के लिए जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो अच्छा समय है, बढ़िया खूब खूब पढ़िए, अच्छे रट-रट के पढ़िए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पेपर 1 में 40-43 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, 40 से 43 तक नंबर आप ईज़ी ला आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा, आप कितनी मेहनत करते हो। मैक्सिमम मैं गारंटी 40 की तो देते ही देता हूँ आपको, ये तो आप लेके आ ही जाओगे। मेरे हिसाब से तो आना भी चाहिए, अगर आपकी मेहनत सही दिशा में रही तो। बाकी कंटेंट तो ऐसा है कि मैं क्या बताऊँ आपको, यही कंटेंट अगर मैं बेचने चाहूँ ना, बहुत अच्छी अच्छी कीमत में बेच दूँगा। नहीं बेचना मुझे, धन का लालच होता तो आज यहाँ थोड़ी होता, और कर रहा होता। चलिए, डेली कोच एक सहयोगात्मक है, ये कोऑपरेटिव शिक्षण तकनीक है जिसमें विद्यार्थी जोड़ी यानी पेयर बनाकर काम करते हैं। इसमें एक विद्यार्थी किसी समस्या प्रश्न का हल करते हैं, दूसरा विद्यार्थी उसे क्या करता है स्टेप बाय स्टेप यानी मार्गदर्शन करता है उसका। इसके बाद दोनों अपनी भूमिका बदल देते हैं। इस पद्धति में रैली का मतलब होता है बारी-बारी से कार्य करना और कोच का मतलब होता है साथी का मार्गदर्शन करना। यह तकनीक भी विशेष रूप से गणित, भाषा अभ्यास और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर आधारित होती है। आपको ये नहीं लग रहा कि मैंने जो डेफिनिशन पढ़ी अभी मैंने अपने और अपने मित्र का जो एक एग्जांपल जो डिस्कशन बताया था, क्या वही का वही नहीं है ये? पढ़ो इसको फिर से। रैली कोच इज़ अ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी वेयर स्टूडेंट वर्क इन पेयर्स। ठीक है? क्या लिखा है यहाँ पे? वर्क इन पेयर्स। स्टूडेंट्स work in pairs. One student solve a problem or complete task the will talk other एक्स ए कोच, ठीक है, गाइडिंग इन स्पॉटिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आफ्टर ऑफ टर्न इट स्विच रोल। ये इंपॉर्टेंट है। यानी एक ऐसी सही, ये पहली बात तो कोऑपरेटिव मेथड है, टीचिंग मेथड है, ठीक है। इसमें क्या होता है, विद्यार्थी एक ग्रुप बनाते हैं, एक जोड़ी बनाते हैं, काम करते हैं। इसमें क्या होता है, एक विद्यार्थी किसी समस्या या प्रश्न का हल करता है, दूसरा क्या करता है, दूसरा विद्यार्थी उसे स्टेप बाय स्टेप मार्गदर्शन करता है उसका, उसके बाद दोनों अपनी भूमिकाएँ बदल देते हैं। इस पद्धति में रैली का मतलब होता है बारी-बारी से कार्य करना। रैली का मतलब होता है चलना नहीं होता, बारी-बारी से कार्य करता है, रैली कोच मेथड, ठीक है? कोच का मतलब है साथी का मार्गदर्शन करना। क्लियर? यह तकनीकी विशेष रूप से गणित, भाषा अभ्यास और प्रॉब्लम सॉल्विंग आधारित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या-क्या विशेषता है? जोड़ी बनाना, विद्यार्थी पेयर्स में काम करते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक विद्यार्थी हल करता है, दूसरा उसे मार्गदर्शन देता है। रोज़ दोनों के बदलते रहते हैं, ठीक है? आज अभी ये कोच कर रहा है, फिर उसको दूसरा कोच करने लगेगा, ठीक है? इस तरीके से कार्य करते हैं। सहयोग और सेवा तो दोनों विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं। शिक्षक की भूमिका समस्या या टास्क प्रदान करना और निगरानी करना। सीमाएँ क्या होती हैं इसकी? यदि जोड़ी का एक सदस्य निष्क्रिय रहे तो प्रक्रिया प्रभावित होती है, समय खपत अधिक होती है, बड़े वर्ग में सभी जोड़ी की निगरानी करना कठिन होता है, कमजोर विद्यार्थी कभी अधिक निर्भर हो जाता है। लाभ क्या है इसका देख लीजिए, हर विद्यार्थी को सक्रिय भागीदारी अभ्यास का अवसर मिलता है, सहयोग और टीम वर्क की भावना विकसित होती है, समस्या समाधान कौशल और आत्मविश्वास बढ़ता है, गलतियों की साथ ही तुरंत सुधार देता है। अब देखिए नई एक लाइन मिल गई ना आपको यहाँ पर, एरर आर करेक्टेड, एरर आर करेक्टेड इमीडिएटली बाय द पार्टनर। जो भी एरर आता है, जो भी गलती आता है, वो पार्टनर आपका सही कर देता है। डिस्कशन का यही तो फायदा है यार। मैंने नहीं कहा था कोई नेगेटिव पॉइंट आता है, उससे उसका सही आंसर पता है, वो उसको तुरंत करेक्ट कर देता है। जब हम लोग की भी डिस्कशन होती थी, कभी-कभी मैं गलत चीज़ें बताता था, वो मेरी चीज़ों को सही कर देता था। वो गलत बताता था, मैं उसको राइट कर देता, भाई नहीं ये तू गलत बोला, ये तो ये सही है। मान लो कोई डाटा है, वो डाटा उसने बताया कि नहीं इसका डाटा ये है, भाई ये नहीं ये है, अब ये चीज़ हो जाती है। फ़ायदा बोल रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में तो आ रहा है ना यार? समझ में आया तो बताना, कमेंट भर-भर के करना है इस वीडियो पे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पीयर रिव्यू और फीडबैक पद्धति क्या होती है? पीयर रिव्यू और फीडबैक मेथड क्या होता है?
लास्ट क्लास में भी समझ चुके हैं। पीयर, पीयर, पीयर समझ गए ना? अब तो पीयर का मतलब क्या होता है? पीयर मत समझ लेना, ठीक है? आप लोग थोड़े तेज़ चलते हो, न्यू जेन ज़ी हो ना, जेन ज़ी हाँ, जेन ज़ी जनरेशन आजकल तो काफ़ी जोश होता है आप लोगों के अंदर हैं, सरकार बदल देते हो आप तो। लेकिन सरकार बदलने के चक्कर में नेपाल को जला डाला तुमने। चलिए, पीयर रिव्यू और फीडबैक एक सहयोगात्मक शिक्षण तकनीक होती है जिसमें विद्यार्थी क्या करते हैं, एक दूसरे के काम यानी असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, ऐसे प्रेजेंटेशन आदि की समीक्षा करते हैं। रचनात्मक सुझाव फिर उसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी देते हैं। इसका उद्देश्य होता है विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग और आत्म मूल्यांकन, ये चीज याद रख लेना है। अब आपको इसमें एक नई चीज मिली है, सेल्फ असेसमेंट, आत्म मूल्यांकन और सुधारात्मक क्षमता यानी इम्प्रूवमेंट स्किल बढ़ाना। इस पद्धति में शिक्षक की क्या भूमिका रहती है? भाई फैसिलिटेटर की भूमिका में रहेगा शिक्षक आपका। निभाते प्रक्रिया को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। देखो फिर से पढ़ो इसको, क्या लिखा? पीयर रिव्यू और फीडबैक एक सहयोगात्मक, ये देखो फिर से मिल गया आपको, क्योंकि 2 लोग जहाँ जुड़ जाएँगे, जहाँ 2-3 लोग का काम करेंगे, वह सहयोगात्मक है, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे के काम यानी असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, ऐसे इन प्रेजेंटेशन आदि की समीक्षा करते हैं और रचनात्मक सुझाव यानी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। इसकी कुछ हम चीज़ और पढ़ लेते हैं। मुख्य विशेषताएँ, कुछ की फीचर्स वगैरह इसके हैं। समीक्षा, विद्यार्थी एक दूसरे के काम का मूल्यांकन करते हैं। रचनात्मक फीडबैक यानी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक सुधार और सुझाव भी देते हैं। विद्यार्थी एक दूसरे से सीखते हैं, गुण और दोष पहचानने की क्षमता बढ़ती है यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट होती है, मार्गदर्शन और शक प्रक्रिया का नियंत्रण होता है, अर्थात शिक्षक इसमें फैसिलिटेटर की भूमिका में रहते हैं, सीधी सी बात है। चलिए, लाभ क्या है इसके? विद्यार्थी में आत्म सुधार की भावना विकसित होती है, आलोचनात्मक सोच और विश्लेषणात्मक क्षमता बढ़ती है, सहयोग और संवाद कौशल में सुधार होता है, सीखने की प्रक्रिया और सक्रिय सहभागिता बनती है। सीमाएं क्या है? निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। ये देखिए, यहाँ एक नया पॉइंट मिला, मिला कि नहीं मिला? अभी तक नहीं पढ़ा होगा आपने यहाँ पर। फेयरनेस की बात की जा रही है यहाँ पर। फेयरनेस कैन बी चैलेंजिंग। तो यहाँ निष्पक्षता का कैसा पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सही है कौन गलत? ये तय करना बड़ा दिक्कत वाली बात है। कमजोर विद्यार्थियों का मनोबल कम हो सकता है, क्यों? जिसके पास ज्यादा नॉलेज होगा वो हावी हो जाएगा उसके ऊपर। समय खपत अधिक होती है ऑब्वियसली। विद्यार्थी कभी कभी सतही या अधूरी समीक्षा कर देते हैं। जितना नॉलेज होगा उतना देगा ना व्यक्ति। दोनों के पास ही कमी है तो दोनों नीलवटे सन्नाटे रहेंगे। ये वाली बात कही गई। ठीक है, अब आता है एक सोक्रेटिक सेमिनार। सेमिनार पढ़ लीजिए भैया, क्या होते हैं? सोक्रेटिक सेमिनार एक संवादात्मक यानी डायलॉग बेस्ड शिक्षण पद्धति होती है जिसमें विद्यार्थी गहराई से सोचने और प्रश्न पूछने के माध्यम से नॉलेज का डेवलप्ड करते हैं, जिसमें शिक्षक जो था वो फैसिलिटेटर के रूप में कार्य रहते हैं, जबकि विद्यार्थी मुख्य रूप से चर्चा यानी डिस्कशन के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करते हैं। इस पद्धति का जो ऑब्जेक्टिव है वही है क्रिटिकल थिंकिंग एंड तर्क संगत विश्लेषण, अर्थात रीजन एनालिसिस और सक्रिय सहभागिता एक्टिव पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना। कुछ समझने वाली चीजें हैं? बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक सोच विकसित होती है, तर्क संगत बहस यानी वो संवाद और कौशल बढ़ते हैं, विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और जिम्मेवारी की भावना आती है, किसी विषय की डीप समझ और समग्र एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑन द टॉपिक। ठीक है, चलिए, विशेषताएं क्या है? प्रश्नोत्तरी पर आधारित, सभी चर्चा ओपन एंडेड क्वेश्चन पर केंद्रित होती है, विद्यार्थी केंद्रित स्टूडेंट, विद्यार्थी मुख्य रूप से सोचते हैं, सवाल पूछते हैं और चर्चा करते हैं, शिक्षक केवल मार्गदर्शन या चर्चा नियंत्रण के रूप में रहता है। डीप एनालिसिस, प्रत्येक विचार को तर्क और प्रमाण के साथ समझा जाता है, इसकी विशेषता अच्छे से पढ़ के जाना, सभी विद्यार्थियों को विचार रखने और सुनने का मौका मिलता है। इसकी भी वही सीमाएं पढ़ लेते हैं। बड़े वर्ग को सक्रिय रूप से भाग शामिल करना बहुत कठिन होता है, बड़ी क्लासरूम में नहीं हो सकता, सीधी सी बात है, समय अधिक लगेगा, कुछ विद्यार्थी निष्क्रिय रह सकते हैं, शिक्षक शिक्षक का फैसिलिटेटर होना और डिस्कशन को नियंत्रण करना चुनौतीपूर्ण है। अब देख लो, इस पे टीचर रहता तो लेकिन इसमें एक चुनौती मानी गई है। क्यों कही गई है ये वाली बात? ताकि चीजें कंट्रोल्ड होंगी तो व्यक्ति खुल के अपने विचार नहीं रख पाएगा, बस इस वजह से। ठीक है, आगे बढ़े। आप ये सीमा पीजिए, पढ़िए, मैं 1 मिनट आया ना जस्ट, थोड़ा सा 1 मिनट आप ये सीमाएं पढ़ ली, सीमाएं पढ़ी नहीं है, ये आप पढ़िए, मैं आपको समझाता हूँ रोल प्लेइंग मेथड क्या होता है।
चलिए, बढ़िया मैं ज़रा पानी पी लेता हूँ, आप लोग भी काफ़ी टाइम हो गया, है क्या नहीं? थोड़ा-सा जलपान कर लेते हैं। समझ में आ रहा हो तो बताना मुझे, है ना? कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे बताना मैसेज करके। एनी हाउ जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, वैसे मैं तो कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ समझाने की, परंतु आप भी जैसे क्यों लगता है हमारा माइक कहीं गिर गया? ऐसा ही लगता है मुझे। चलिए दूसरा माइक है अभी अपने पास, ये वाला लगा लेते हैं। अच्छा लगा हुआ है, इस साइड लगा हुआ है, मैं इस साइड देख रहा नॉर्मली मैं इसी साइड लगाता हूँ ना माइक। इसको नीचे रख लेते हैं, आवाज़ आपको कुछ बच्चों की दिक्कत आती है कि सर आवाज़ कम आती है तो डबल आवाज़ आती रहेगी यहाँ पे। चलिए, पानी पी लूँ ना। पढ़ तो लिया ही होगा आप लोगों ने, समझदार हैं आप। पढ़े आगे? क्या लिखा है यहाँ पे? सर पढ़ लेते हैं। कहाँ गया अपना पेन, ये रहा। रोल प्लेइंग मॉडल यानी कि रोल प्लेइंग मेथड, रोल प्लेइंग मतलब रोल प्लेइंग। भूमिका निर्वहन कह लीजिए हिंदी में, ऐसे ही कुछ ट्रांसलेट हो गया होगा ऊट-पटांग। रोल प्लेइंग पद्धति एक शिक्षण तकनीक है जिसमें विद्यार्थी किसी विशेष भूमिका या रोल को निभाते हैं। विद्यार्थी क्या करते हैं, उनको एक कोई भूमिका या दे दी जाती है, रोल को निभाते हैं और वास्तविक जीवन या काल्पनिक परिस्थितियों रियल लाइफ और हाइपोथेटिकल सिचुएशन का उनको अनुकरण करने के लिए, उसको निभाने के लिए यानी प्ले करने के लिए या नकल करने के लिए दिया जाता है। उद्देश्य क्या होता है? कल भी हमने ऐसा कुछ पढ़ा था रोल प्लेइंग, ठीक वही है, ठीक है? विद्यार्थियों को अनुभवात्मक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग देना, कोलैबोरेटिव लर्निंग देना और व्यावहारिक कौशल यानी प्रैक्टिकल स्किल का विकास करना सिखाना। शिक्षक वही फैसिलिटी की भूमिका में रहेगा। एक्सपेरिमेंटल और सक्रिय सीखना बढ़ता है, इससे सामाजिक और संवादशैली का विकास होता है, विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और समस्या समाधान बढ़ता है, जटिल विषयों पर परिस्थितियों पर आसानी से समझा जा सकता है। क्या-क्या इसकी विशेषता हो सकती है? विद्यार्थी एक निश्चित भूमिका निभाते हैं, अनुकरण करते हैं, वास्तविक जीवन या काल्पनिक परिस्थितियों का अनुकरण करते हैं, सहयोगात्मक प्रक्रिया कोलैबोरेटिव प्रोसेस अर्थात विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं, भूमिका मार्गदर्शन फैसिलिटेटर के रूप में, व्यावहारिक कौशल विकास करना, सीमा वही समय अधिक लगेगा, बड़े वर्ग के बीच नहीं होगा, कुछ विद्यार्थी भूमिका में सहज नहीं हो पाते, तैयारी और संसाधन, इसके लिए आपके लिए पूरे प्रॉप्स चाहिए और मटेरियल चाहिए, उन सब चीज़ों के लिए, ठीक है? प्ले करने के लिए। फिर आता है एक साइलेंट डिस्कशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे, कुछ नहीं करता, जहाँ बोलेंगे नहीं वहाँ साइलेंट लग जाएगा। लिख कर काम करना इसमें अब चलो इसको पढ़ लेते हैं ना, मैं क्या समझाऊँ, सिंपल सी चीज़ है। साइलेंट डिस्कशन एक शिक्षण तकनीक है जिसमें विद्यार्थी बिना बोले लिखित माध्यम के ज़रिए अपने विचार साझा करते हैं, लिखकर साझा करते हैं। आमतौर पर विद्यार्थी किसी बोर्ड, पोस्ट पोस्ट इट नोट्स, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर अपने विचार लिखते हैं और दूसरों के विचारों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में गहन सोच यानी डीप थिंकिंग, आलोचनात्मक मूल्यांकन यानी क्रिटिकल इवैल्यूएशन और सहभागिता यानी एक्टिव पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना। शिक्षक वही फैसिलिटेटर की भूमिका में रहते हैं। लाभ क्या होते हैं? शांति से सोचने और डीप एनालिसिस विचार अपने करने का अवसर मिलता है। संकोच या शर्मीले विद्यार्थी जो बोल नहीं पाते, सबके सामने बड़ा डरमाते, अरे फिर तो देखो ये पूरा भड़ास निकाल देंगे अपनी कागज़ों पे, दे तो दो उनको मौका। आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक सोच विकसित करती होती है। समूह में समान अवसर और निष्पक्षता भी सुनिश्चित होती है। क्या-क्या विशेषता है? देखो, ये नॉन वर्बल होती है। सबको पता है, मैं जब कम्युनिकेशन पढ़ाया था मैंने वर्बल एंड नॉन वर्बल पढ़े थे हमने, ठीक है। नॉन वर्बल विचार लिखित माध्यम में साझा किए जाते हैं। सहभागिता, समीक्षा और प्रतिक्रिया, शिक्षा। सहभागिता सभी विद्यार्थी अपनी गति से योगदान करते हैं। रिव्यू एंड रिस्पॉन्स विद्यार्थी दूसरे के विचारों पर प्रतिक्रिया भी देते हैं। फैसिलिटेटर गाइडेंस और प्रक्रिया नियंत्रण होता है। गहन सोच यानी डीप थिंकिंग विद्यार्थियों को सोचने और विचारों को विकसित करने का समय मिलता है। सीमाएँ क्या-क्या होती हैं? देखो, मौखिक संवाद और स्पॉन्टेनिटी कम होती है, समय खपत अधिक होती है, तकनीकी या सामग्री इसके लिए चाहिए होती है, बिल्कुल सही बात है। बड़ी कक्षा में सही विचारों को बहुत बड़ी होता है। अब एक और मेथड है, बहुत मेथड है अभी, पानी-वानी पी लो कोई दिक्कत नहीं है, मुँह धो आओ यदि मन नहीं लग रहा हो क्लास में तो। जाओ, सुबह-सुबह उठ के बैठे हो अभी जल्दी से, भूख भी लग रही होगी है ना?
बहुत हैं अभी तो, पक जाओगे मैं तक पढ़-पढ़ के। हलवा थोड़ी है यार जो प्लेट में रखा हुआ मिल जाएगा। मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा तब जाके मिलेगा जेआरएफ ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाएगी आपको 40-50 हज़ार रुपए की फेलोशिप। चलिए फोर कॉर्नर पद्धति क्या होती है? पढ़ लेते हैं इसको। फोर कॉर्नर पद्धति एक सहयोगात्मक और गतिशील शिक्षण तकनीक है जिसमें कक्षा के 4 कोनों को अलग-अलग विकल्प, दृष्टिकोण और प्रतिक्रियाओं के लिए चिह्नित किया जाता है। शिक्षक किसी प्रश्न या कथन प्रस्तुत करता है और विद्यार्थी अपने विचार या राय के अनुसार एक कोने में चले जाते हैं। इसके बाद विद्यार्थी वहां समूह में चर्चा करते हैं और अपने विचार साझा करते हैं। यह तकनीक आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग, निर्णय लेने की क्षमता ने डिसीजन मेकिंग और वही एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये 4 कुन्ने मान के चलिए क्लासरूम में। ठीक है, ठीक। अब ये 4 कुन्नों में भेज दी, 4 अलग-अलग। क्या लिखा है यहाँ पे? कक्षा के 4 कोनों को अलग-अलग विकल्प और दृष्टिकोण और प्रतिक्रियाओं के लिए चिन्हित किया जाता है। इसको अलग किसी टॉपिक नाम दे दीजिए, इसको अलग किसी टॉपिक के लिए, इसको अलग किसी टॉपिक के लिए, इसको अलग किसी टॉपिक के लिए। अब शिक्षक क्या करेगा? किसी प्रश्न या कथन कोई प्रश्न आए या कोटेशन उनके लिए प्रस्तुत करता है और विद्यार्थी अपने विचार या राय के अनुसार किसी एक कोने में चले जाते हैं। ये उसी से रिलेटेड होते हैं वो सभी के सभी विचार जो होते हैं। इसके बाद विद्यार्थी वहाँ ग्रुप में डिस्कशन करते हैं और अपने विचार फिर एक-दूसरे से साझा करते हैं। यह तकनीक वही क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन को क्या करती है? बढ़ावा देती है। लाभ क्या होते हैं? विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होती है क्योंकि विद्यार्थी इन्वॉल्व होगा। अब टीचर का काम है, टीचर ने दे दिए वो अलग-अलग अपने तरीके से विचार-विमर्श करेंगे उस पर। आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक सोच बढ़ती है यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिक थिंकिंग भी उनसे सोच बढ़ती है। संवाद और सहयोग कौशल विकसित होते हैं। निर्णय लेने और अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर भी प्राप्त होता है। ठीक है? क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं? कोनों का विभाजन यानी कि प्रत्येक कोना एक अलग विकल्प या दृष्टिकोण को दर्शाता है। विद्यार्थी अपनी राय के अनुसार अपने स्थान बदल सकते हैं। कोने में छात्रों में समूह विचार विमर्श करते हैं। शिक्षक की क्या भूमिका रहती है? वही फैसिलिटेटर और ऑब्जर्वर की भूमिका रहती है, पर्यवेक्षक जिसको हिंदी में आप कहोगे। निर्णय और विश्लेषण, डिसीजन मेकिंग यानी विद्यार्थी अपने विकल्प का समर्थन करते हैं और आलोचनात्मक सोच विकसित होती है। सीमाएँ क्या होती थी? बड़े वर्ग में संचालन बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है, समय प्रबंधन कठिन हो सकता है, कुछ विद्यार्थी निष्क्रिय रह सकते हैं, सभी विकल्पों के लिए पर्याप्त स्थान और संसाधन भी चाहिए। वही सब सिंपल सी चीज़ें आप पढ़ोगे तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। हाँ, गैलरी वॉक एंड गैलरी टॉक पद्धति। चलिए भाई ये क्या होता है? देखो गैलरी वॉक या गैलरी टॉक एक ये भी एक कोलैबोरेटिव और एक इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड होता है जिसमें विद्यार्थी क्या करते हैं समूहों में किसी विषय या प्रश्न पर कार्य करते हैं। जहाँ कोऑपरेटिव की बात आ जाएगी वहाँ तो ग्रुप बन ही जाएगा, इतना याद रख लो। ठीक है? ग्रुप में ही काम करेंगे वो लोग। अपने विचार क्या करते हैं? देखो क्या लिखा है? और अपने विचार या निष्कर्ष क्या करते हैं? चार्ट, पोस्टर या शीट पर लिखकर कक्षा में प्रदर्शित करना। ये हम सबने किया है, बहुत किया बचपन में। टॉपिक दे देते, आप जाओगे, आप पर्यावरण विकास के ऊपर बनाओ, आप पॉल्यूशन के ऊपर बना के लेके आओगे, आप मानव शरीर के अंगों के ऊपर बना के लेकर आओगे। और उनको क्या करते थे, एक बढ़िया वॉल पे दिखा दिए जाते थे। अब इससे होता क्या था देखो, ये क्यों कराए जाते थे? सिर्फ आपसे ड्राइंग नहीं बनवाई जाती थी वहाँ पे, कक्षा में प्रदर्शित इसके बाद सभी समूह कक्षा में घूमकर, जैसे गैलरी में अपन नहीं घूमते, जैसे कभी आप आर्ट गैलरी गए हो? कभी म्यूज़ियम गए हो? म्यूज़ियम में क्या होता है? एक वे होता है, एक पाथ होता है, साइड में सारी चीज़ें प्रदर्शित होती हैं, वो रखी रहती हैं, साइड में जमी होती हैं, पोस्टर्स लगे होते हैं, कुछ चार्ट लगे होते हैं, कुछ पुरानी चीज़ें रखी होती हैं, वहाँ लिखा हो और कुछ लेख भी रखे होते हैं। ठीक वैसा ही, यानी कुछ एक म्यूज़ियम में जिस तरह चीज़ें आपको दिखती हैं, आर्ट गैलरी कभी कहो तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। इसके बाद सभी समूह कक्षा में घूमकर दूसरों के काम को देखते हैं, टिप्पणी करते हैं, लेकिन हम क्या अब नॉर्मली हम आगे जस्ट घूम-घाम के बस फ़ोटो-वोटो खींच लिए, 1-2 सेल्फी लेके आ जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या किया, अब वो एक मान के चलिए जी, एक लगी हुई पॉल्यूशन के ऊपर एक किसी ने व्यक्ति ने चित्र बना के लगाया, उसमें अलग-अलग दिखाया, उसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं। वाटर पॉल्यूशन दिखाया, रिवर पॉल्यूशन दिखाया, बहुत सारी चीज़ उसमें दिखाई दी हैं, ठीक है? अब उस पर आप डिस्कशन करोगे, चर्चाएँ करोगे, फिर देखने के बाद उस पर अच्छा ये नहीं, ये सना फिर वही चीज़ें, मैं वही कह रहा हूँ, चीज़ें रटने से ज़्यादा समझ में डिस्कशन करने से याद हो जाती हैं। बहुत बेहतरीन तरीका है ये आज के टाइम में, आपको एक बेहतर इंसान बनना है आगे जाके तो, ठीक है? इसके बाद इस प्रक्रिया में विद्यार्थी ना केवल केवल अपने विचार साझा करते हैं बल्कि दूसरों से भी चीज़ें सीख लेते हैं। वही बात आ गई जो डिस्कशन की जब बात करते थे, जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिए।
लाभ क्या है? विद्यार्थी को सक्रिय और रचनात्मकता भागीदारी होती है, सहयोग और टीम वर्क की भावना विकसित होती है, आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच दोनों विकसित होती हैं, ठीक है? पीयर पीयर लर्निंग और मल्टीपल क्या है? अच्छा, पर्सपेक्टिव को बहुत सारे अलग-अलग दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया मल्टीपल बहुदृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है? encourage the gifting and वही creative participation, develop teamwork and collaboration, promote both critical and creative thinking, enhance peer learning and multiple perspective। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कुछ इसके की फीचर है, जैसे कि विद्यार्थी का काम दीवारों और बोर्ड पर प्रदर्शन करना, विद्यार्थी समूह मिलकर कार्य करते हैं, विद्यार्थी घूमकर दूसरों का काम देखते हैं। इनके ये कीवर्ड्स याद रखना अच्छे से, ठीक है? एग्जिबिट एंड स्टाइल, ग्रुप पार्टिसिपेशन, मूवमेंट बेस्ड लर्निंग, ये याद करना है। ये तो आप निकाल ही लोगे, ठीक है? मैं तो पढ़ के बता रहा हूँ आपको, ठीक है? विद्यार्थी पोस्टर चार्ट पर लिखित या मौखिक प्रतिक्रिया देते हैं अपनी। शिक्षक की भूमिका फैसिलिटेटर और चर्चा संयोजक। मान ली किसी टीचर नहीं किसी को पता, तो बच्चे उस टीचर से भी पूछ सकते हैं, सर ये क्या है? तो टीचर एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है? वही आएगी इसमें जो आपको समझ, अब तो सीमाएँ तो समझ में आ गई है, बड़े वर्ग के लिए चाहिए, तैयारी चाहिए, कुछ विद्यार्थी केवल देखकर पास हो जाते हैं, सक्रिय योगदान नहीं देते हैं, ठीक है? तैयारी में समय और संसाधन लगते हैं, फीडबैक कभी-कभी एकदम बिल्कुल सतही हो सकती है, ठीक है? नॉर्मल सिंपल सा। नेक्स्ट आता है स्नोबॉल डिस्कशन। चलिए भाई पढ़िए इसको। स्नोबॉल डिस्कशन एक सहयोगात्मक शिक्षण तकनीक होती है जिसमें विद्यार्थी पहले व्यक्तिगत रूप से सोचता है। इसको हम रिसर्च में भी पढ़ेंगे स्नोबॉल मेथड को, ठीक है? रिसर्च हम पढ़ेंगे ना, अभी नेक्स्ट ट्यूशन में रिसर्च उठाएँगे, इसके बाद तो रीजनिंग या फिर डीआई उठाएँगे, मैथ खत्म हो जाएगा तो। कहाँ गया हमारा पेन? ढूँढो इसको। अच्छा ये इधर नीचे, देखो क्या लिखा है? स्नोबॉल डिस्कशन एक सहयोगात्मक शिक्षण मेथड होता है जिसमें विद्यार्थी पहले व्यक्तिगत रूप से सोचते हैं, फिर जोड़ी बनाते हैं, और फिर छोटे समूहों में अपने विचार साझा करते हैं। अंत में पूरी कक्षा में निष्कर्ष पहुंचाते हैं। इस विचार धीरे-धीरे स्नोबॉल की तरह छोटे-बड़े स्तर तक फैलते जाते हैं। ये तकनीक सक्रिय सहभागिता और यहाँ पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, मैं यहाँ दिखाता हूँ। इधर देखिए आप, मान के चलिए ये आप हैं। क्या कहा? पहले इसमें व्यक्तिगत रूप से किसी विचार-विमर्श किया, फिर जोड़ी बना लेंगे 2-2 3-3 की, ठीक है? फिर ये क्या करेंगे, छोटे-छोटे ग्रुप्स में बन जाएँ, फिर छोटे-छोटे समूह बन जाएँगे 4-4 5-5 इस तरीके से। ये डायग्राम बना लेना इसमें ना, ये छोटा-सा डायग्राम दिख रहा है ना प्यारा-सा, ये डायग्राम इसमें बना लेना आप, ठीक है? ये डायग्राम बनेगा इसमें। बना लीजिए आप, आपके पास अगर जगह हो तो। वही लिखिए कि पहले व्यक्ति व्यक्तिगत स्वतंत्र रूप से व्यक्तिगत रूप से सोचता है, फिर जोड़ी बनाकर उस पर चर्चा करेगा, फिर छोटे समूह में अपने जो उन इनने सबने तीनों ने सोचा, फिर उनको वो विचार वहाँ के सारे के सारे ट्रांसफर कर दिए। अंत में पूरी कक्षा में ये निष्कर्ष अपने जो निष्कर्ष पहुँचाते हैं, इसमें विचार धीरे-धीरे क्या होता है, स्नोबॉल की तरह छोटी स्नोबॉल देखिए बर्फ की छोटी-छोटी बॉल, बड़े बर्फ होता है, छोटी-छोटी बॉलें बना ली जाती हैं। उसी प्रकार से बड़े स्तर तक फैलाए जाते हैं। यह तकनीक सक्रिय सहभागिता और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करती है, ठीक है? स्नोबॉल डिस्कशन इज़ ए कोलैबोरेटिव लर्निंग मेथड वेयर स्टूडेंट फर्स्ट थिंक इंडिविजुअली, सबसे पहले इंडिविजुअली सोचेगा, देन डिस्कस इन पेयर्स, फिर इसके बाद अपने वो पेयर्स की जोड़ी बनाएगा, देन मूव इन स्मॉल ग्रुप्स, फिर अब छोटे-छोटे ग्रुप्स में जाएगा, एंड फाइनली शेयर विद द फिर पूरी क्लास में अपने विचार जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा, ठीक है? चलिए, इसकी कुछ विशेषताएँ देख लेते हैं। व्यक्तिगत से समूह तक विचार का विस्तार करना है, पर्सनल से इंडिविजुअल टू ग्रुप लेवल पे चला जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी क्रमिक चर्चा, स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन होता है, सभी के पार्टिसिपेशन हो जाता है इसमें, सभी विद्यार्थियों की सहभागिता मिल जाएगी, ठीक है? धीरे-धीरे इसमें सभी शामिल हो जाते हैं, पहले 1 फिर 2 फिर पूरी-पूरी क्लास इसमें डिस्कशन में सारी की सारी शामिल हो जाती है। आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक सोच विकसित होती है, वही डेवलप द क्रिटिकल एंड एनालिटिक थिंकिंग, विद्यार्थी की भी सहजता से इसमें भाग लेते हैं, स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कम्फर्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसकी सीमाएँ भी हैं, समय खपत अधिक होता है, बड़े वर्ग में प्रबंधन कठिन होता है, ये सभी सिमिलर मिलेंगे। फिर होता है बज सेशन। अब ये नाम सुन के मज़ा आ रहा हो? ये नाम याद कर लेना, यही उलझाएँगे वरना 2 नंबर काट लेंगे आपके। क्या होता है बज सेशन में विद्यार्थी छोटे-छोटे समूह में विभाजित होकर किसी प्रश्न या समस्या पर बहुत कम समय में 5 या 10 मिनट चर्चा करते हैं। ये तेज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग और आइडिया जनरेशन में प्रयोग होता है। 10 मिनट भी बहुत लगता है, 2-2 5-5 मिनट, 4-4 मिनट, 15-15 मिनट दिए जाते हैं बस। आपने सुना होगा, एक आपने कभी गेम पता नहीं खेला नहीं खेला, हम लेकिन बहुत खेलते थे। अभी ये मान लीजिए हमारा 15 लोगों का एक ग्रुप बना है, ठीक है? ये हम खड़े हुए हैं, कैसे भी करके, और सबको पार्टिसिपेट करना है और हम सबको मार्क्स दिए जाएँगे।
क्लियर? ये सब हम हैं, समय रहता है कि 5 मिनट आपको बोलना है और एक बॉक्स होता था, ठीक है? इसमें लगभग 25 से 30 अब 15 लोग हैं तो कम से कम 20 विषय इसमें डाल दिए, पर्ची बना के डाल दी। ये आएँगे सर, पर्ची उठाएँगे, अपना टॉपिक देखेंगे। इनको टॉपिक मिलेगा विज्ञान के चमत्कार, किसी को मिलेगा पर्यावरण, किसी को मिलेगा कोई महापुरुष का मिल जाएगा, किसी को अन्य कोई समाज सुधार जैसे इतिहास मिल जाएगा, 1857 की क्रांति मिल जाएगी, ऐसे विषय मिले। इससे हो क्या रहा, अब किसी की प्रिपरेशन नहीं है, सब वो पढ़े हैं जो पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब उस सडनली वहाँ से निकालना और उसपे उसको डिस्कशन करना है, अपने विचार रखना है, ठीक है? अब ये तो इंडिविजुअली हो गई, अब इसमें क्या होता है बहुत सारे ग्रुप्स भी बना दिए जाते हैं। देखो ये दोनों ये मैंने इंडिविजुअल आपको जो एग्ज़ाम्पल दिया ये इंडिविजुअल हो गए। अब इसमें मान लीजिए मैं आपको 4-4 का एक ग्रुप बना दूँ, मेरे पास 5 ग्रुप बन गए 20 लोगों के, ठीक है? 4-4 के ग्रुप, एक पर्ची निकालेगा, ये इस पर चर्चा डिस्कशन करेंगे आपस में, ठीक है? फिर उसमें से कोई व्यक्ति आकर उस पे डिटेल समरी देगा। ये गेम्स भी होते हैं, अब इसके माध्यम से आपकी ब्रेनस्टॉर्म ये तेज ब्रेनस्टॉर्मिंग और आइडिया जनरेटेड के लिए होता है। अर्थात फर्स्ट सेशन इज़ अ टीचिंग स्ट्रेटजी वेयर स्टूडेंट आर डिवाइडेड इंटू स्मॉल ग्रुप्स टू डिस्कस a क्वेश्चन और प्रॉब्लम for a short period 5 to 10 minutes. It is a use for quick brainstorming and idea generation. क्लियर? तो की फीचर देख लेते हैं। देखिए छोटे समूह कम समय स्मॉल ग्रुप शॉर्ट ड्यूरेशन में होते हैं, क्विक पास इन डिस्कशन होता है, एवरीवन गेट्स ए चांस टू स्पीक। क्या-क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं? समय बचता है, अधिक विचार जल्दी मिलते हैं, ठीक है? सक्रियता और ऊर्जा बनाए रखता है, गहराई से विश्लेषण संभव नहीं होता, डीप एनालिसिस नॉट पॉसिबल। बिल्कुल, डीप एनालिसिस कम समय है तो डीप एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अब 5-10 मिनट में आप कितना उस पर विचार रख पाओगे? ऑब्वियसली कम ही रखोगे, सतुई अधूरे विचार ही आ सकते हैं, समय की वजह से। अब एक आता है माइंड मैपिंग। देखो, माइंड मैपिंग एक यानी कि विजुअल टेक्निक होती है। इसमें विद्यार्थी किसी विषय को चार्ट, आरेख या मैप के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ठीक है? जैसे हम कभी-कभी आपने देखा होगा मैं आपको कुछ मैप दिखा देता हूँ, आरेख बना होता है। जैसे जब मैंने आपको सिलेबस कराया था, जब मैं बोर्ड पे पढ़ाता था तो मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसे इस चार्ट के फॉर्म में माइंड मैप करके इस टाइप के मैं कोई ड्राइंग कर देता था, ठीक है? ऐसे करके एक चार्ट बना देता था। आप लोग शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनाना सारे के सारे, ठीक है? इससे होता था क्या मुख्य विचार केंद्र में होता था और उससे जुड़े जो विचार वो शाखाओं के रूप में फैलने लगते थे, ठीक है? आपने देखा होगा कभी-कभी एक वृक्ष बना दिए जाते हैं, फिर उसमें से निकाल के ये अलग विषय, ये अलग विषय, ये मेन विषय हो गया जैसे कि मान लीजिए संविधान, ठीक है? एक मौलिक कर्तव्य हो गया, एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, राइट्स हो गए आपके, ठीक है? और बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें निकल गए इस टाइप के। संगठनात्मक कौशल विकसित करता है, ठीक है? वही देखिए माइंड मैपिंग इज़ अ विजुअली टीचिंग स्ट्रेटजी वेयर स्टूडेंट्स स्पेंड्स अ टॉपिक इन अ फ्रॉम ऑफ a chart diagram or map. The main ideas are placed at the center and related ideas branch out. It develops creativity and organizational skills. कुछ इसके फीचर्स देख लेते हैं। दृश्य प्रस्तुति विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है इससे केंद्र में शाखाओं का विस्तार। एक्सपेंशन फ्रॉम सेंटर द ब्रांचेस विचारों का संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया। लाभ जटिल विषय आसानी से समझ में आ जाते हैं, रचनात्मक और स्मरण शक्ति इससे बढ़ती है, मुख्य और उपविचारों में संबंध स्पष्ट होता है, ठीक है? सीमाएँ क्या है बनाने में समय लगता है, ऑब्वियसली बहुत समय लगेगा आपको ये सब चीज़ समझने में। शुरू-शुरू में लगता है लेकिन जब एक बार इसके मास्टर हो जाओगे ना, फिर नहीं लगता। हम तो इसमें तो इतना अभ्यस्त हो गए हैं हम लोग इसी कर के, सिविल सर्विसेज़ की तैयारी के दौरान, सारा काम ही इसी पे खेल होता था पूरा का पूरा। हमारे टीचर इतने अच्छे थे, क्या बताएँ फिर। चलो बनाने में समय कम लगता था, कम रचनात्मकता विद्यार्थी को इससे कठिन समझ में आती थी। अब एक आता है डिबेट मेथड यानी वाद-विवाद पद्धति। देखो वाद-विवाद पद्धति में विद्यार्थी किसी विषय पर 2 पक्षों फॉर और अगेंस्ट में बँटकर स्ट्रक्चर आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट प्रस्तुत करते हैं। पक्ष और विपक्ष की बात चल रही है सीधी बात। यह आलोचनात्मक सोच, तार्किक क्षमता और बोलने की कला को बढ़ावा देता है। क्लियर? डिबेट की बात हो रही है तो डिबेट जब होता है तो एक पक्ष बनता है, एक विपक्ष। ठीक है ना? एक विषय पर डिबेट करना होता है। पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट। ठीक है? एक पक्ष पॉजिटिव निकाल, एक नेगेटिव निकाल, दोनों पे चर्चा होती है, डिस्कशन होती है। दोनों विषय पर समझ बढ़ती है। ठीक है? क्या-क्या विशेषताएँ? 2 पक्षों में विभाजन होता है। डिवीज़न इंटू टू साइडेड, संरक्षित तर्क और प्रतिवर्ग, स्ट्रक्चर्ड आर्गुमेंट एंड काउंटर आर्गुमेंट देखो, एक होता है वो जो संरक्षित तर्क देता है, फिर उस पर काउंटर आर्गुमेंट करता है, नहीं ये ऐसा है। आपने कभी संसद की डिबेट देखी है? पॉलिटिकल साइंस वालों ने देखी होगी अच्छी से, जो सिविल सर्विसेज़ करते हैं वो अधिक और मुझे लगता है हम सब अधिकतर देखे होंगे। संसद पे जो हमारा संसद सत्र चलता है, कैसे डिबेट्स होती हैं। जो सत्ता पक्ष होती है वो कोई नया बिल लेकर आती है तो उस पर डिस्कशन होता है। वो अपने तर्क रखती है, फिर क्या करती है विपक्ष उस पर काउंटर आर्गुमेंट्स करते हैं।
वही बात इसमें की जा रही है। इससे क्या होता है आपकी जो आलोचनात्मक और तार्किक सोच विकसित होती है, डेवलप्ड क्रिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग, संवाद और प्रश्न कौशल विकसित होता है आपका, विषय की गहरी समझ होती है, कभी-कभी विवाद बढ़ सकता है, बिल्कुल, हर विद्यार्थी को बोलने का अवसर नहीं मिल पाता, ये बात बिल्कुल सही, ठीक है? इसमें जो बोलने में माहिर होता है, बस वही आगे निकल जाता है। आपने देखा होगा संसद में कुछ होते हैं ऐसे बहुत सारे लोग। इसको पढ़िए, थोड़ा मैं जलपान करता हूँ। चलिए, पैनल डिस्कशन क्या होता है? ये भी डिबेट डिस्कशन का ये ग्रुप होता है। पैनल डिस्कशन में क्या करते हैं, कुछ विद्यार्थी पैनल के रूप में चुने जाते हैं। पैनल मतलब समझते हैं? आपने डिबेट देखी टीवी पे कभी? कुछ लोगों को चुनकर बुलाते हैं। आ गया भाई। कुछ लोगों को वो चुनकर बुलाते हैं और ये बैठा लेते हैं। एक कांग्रेस वाला होता है, एक बीजेपी वाला होता है, बीच में एक एंकर होता है, एक राजनीतिज्ञ होता है, ठीक है? कुछ ऑडियंस भी बैठी रहती है, यहाँ पे देखा होगा आपने। आजकल सभी न्यूज़ वाले बच्चों को ज़्यादा बुलाते हैं डिस्कशन में। एक किसी धर्म विशेष का होगा, एक किसी धर्म विशेष का, ऐसे कुछ लोगों का एक पैनल बनाया जाता है। अब वो निर्भर करता है टॉपिक किस चीज़ पे, क्रिकेट से होगा तो क्रिकेट के कुछ लोगों को बुलाएँगे, फौज से रिलेटेड होगा तो फौजियों को बुला लेंगे, ठीक है? ऐसे चलती रहती हैं चीज़ें। पैनल डिस्कशन में कुछ विद्यार्थी पैनल के रूप में चुने जाते हैं जो किसी विषय पर ऑडियंस के सामने स्ट्रक्चर चर्चा करते हैं। बाकी विद्यार्थी ऑडियंस की भूमिका में रहते हैं और अंत में प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ठीक, ये मैंने डायग्राम बनाया, ये बना लेना भैया, ठीक है? इसमें फिर डायग्राम बनाओ अपना, डायग्राम क्या बनाओगे आप लोग, टीवी में देखते ही तो आजकल न्यूज़ वाले न्यूज़ कम देते हैं, डिबेट ज़्यादा करते हैं फालतू की, वही है सबका सब। और अंत में प्रश्न, यह मेथड हायर ऑर्डर थिंकिंग और पब्लिक स्पीकिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्या-क्या विशेषता है? चुना हुआ पैनल ऑडियंस की उपस्थिति, बिल्कुल। स्ट्रक्चर डिस्कशन होता है, शिक्षक मॉडरेटर की भूमिका में रहता है, बहुत बढ़िया। गहन और विविध दृष्टिकोण मिलते हैं, प्रोवाइड डीप एंड डाइवर्स पर्सपेक्टिव, पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स विकसित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। वास्तविक सेमिनार जैसा अनुभव होता है हमको, बहुत बढ़िया। सीमाएँ क्या होती है, केवल पैनल के कुछ ही विद्यार्थी एक्टिवली शामिल होते हैं, ये बात तो ट्रू है। ऑडियंस पैसिव हो सकती है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेन डबल से आ गया क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग? अभी नहीं पढ़ा है, वो तो हमने उसके अंदर पढ़ा था कि ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है इस चीज़ से। किसमें पढ़ा था? साइलेंट वाले में पढ़ा था ना? और कोट में पढ़ा, गैलरी यूज़ वाले में पढ़ा था अपन लोगों ने। चलो अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग को और पढ़ लेते हैं। क्या है ब्रेनस्टॉर्मिंग? एक रचनात्मक तकनीक होती है जिसमें विद्यार्थियों से किसी समस्या या प्रश्न पर अधिकतर विचार एकत्रित किए जाते हैं। पहले चरण में क्या होता है, क्वांटिटी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्वालिटी का मूल्यांकन इसमें बाद में किया जाता है। पढ़िए फिर से, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक रचनात्मक तकनीक होती है, अर्थात एक क्रिएटिव टेक्निक्स होती है जिसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स को किसी समस्या या प्रश्न पर अधिकतम विचार एकत्रित किए जाते हैं। पहले चरण में क्वांटिटी पर ज़्यादा से ज़्यादा उस पर अपने विचार निकल के आना, ठीक है? फिर बाद में क्वालिटी उसमें मूल्यांकन किया जाता है कि कितना व्यक्ति को कंटेंट याद रहता है, कितना व्यक्ति उस पर कंटेंट दे सकता है, यही वाली बात की जा रही है। फिर उसका बाद में इवैल्यूएशन करना, फिर उसके बाद में क्वालिटी का मूल्यांकन बहुत बाद में होता है, सेकेंडरी पोज़ीशन। ठीक है, की फीचर है अधिकतम विचार उत्पन्न करना, पहले क्वालिटी फिर पहले क्वांटिटी फिर क्वालिटी। खुला और स्वतंत्र माहौल, ओपन एंड फ्री एनवायरनमेंट चाहिए, मिलता है इसमें हमको। लाभ क्या होते हैं, रचनात्मकता और इनोवेशन बढ़ती है, विद्यार्थी बिना झिझक के विचार रख सकते हैं, कई दृष्टिकोण एकत्रित होते हैं। सीमाएँ क्या हैं? इनरिलेवेंट ऑन अनरियलिस्टिक विचार भी आ सकते हैं, बिल्कुल सही बात है यार। कुछ संबंधित नहीं होंगे, फिर भी वह विचार हमको मिलेंगे उस टॉपिक से। समूह में कुछ ही विद्यार्थी डोमिनेट कर सकते हैं, ये भी सही बात है। अब आता है अंतिम आज का लास्ट मेथड, इम्पोर्टेंट मेथड है। कुछ बच्चों के पर्सनल मैसेज भी आ रहे हैं, सर केस स्टडी। तो मैंने कहा केस स्टडी पढ़ाएँगे, निश्चिंत रहो यार। केस स्टडी अलग-अलग होती है। मैं देखो केस स्टडी 3 तरीके 3 विषय में पढ़े जाते हैं। ये हम पढ़ेंगे टीचिंग के दृष्टिकोण से। किसके दृष्टिकोण से मेरे विद्यार्थियों? टीचिंग के दृष्टिकोण। एक होता है आपके पास एथिक्स,
एथिक्स में केस स्टडी होती है, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उन्होंने ये पढ़ी होगी, ठीक है? और एक होती है आपके पास गवर्नेंस में, गवर्नेंस कह लीजिए या फिर एडमि एडमिनिस्ट्रेशन में होती है, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, टीचिंग एंड एथिक्स में केस स्टडी आपको मिलती है। पर हम टीचिंग के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। तो केस स्टडी पद्धति एक अनुभवात्मक यानी एक्सपेरिमेंटल और विश्लेषणात्मक शिक्षण तकनीक है, अर्थात एक्सपेरिमेंटल एंड एनालिटिकल टीचिंग स्ट्रेटेजी है, जिसमें क्या करते हैं विद्यार्थियों को किसी वास्तविक यानी रियलिस्टिक या काल्पनिक यानी हाइपोथेटिकल इवेंट या सिचुएशन उसको केस दिया जाता है, अध्ययन और विश्लेषण करने का अवसर दिया जाता है। इस पद्धति में छात्र किसी समस्या स्थिति की गहराई में जाकर उसके कारण, प्रभाव और संभावित उसके समाधान तलाशते हैं। इसका उद्देश्य केवल सैद्धांतिक ज्ञान देना नहीं होता, बल्कि समस्या समाधान क्षमता, सबसे इंपॉर्टेंट केस स्टडी की यही चीज रहती है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का विकास करना, साथ ही आपकी क्रिटिकल थिंकिंग का विकास करना और डिसीजन मेकिंग स्किल को डेवलप करना। ये तीन चीज इसमें याद रखना। मैंने क्या क्या बताया? प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, तीसरा है क्रिटिकल थिंकिंग और सेकंड है क्रिटिकल थिंकिंग एंड थर्ड है आपका डिसीजन मेकिंग स्किल को विकसित करना। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ दूं कोई दिक्कत नहीं है, अब लाइन इसको रख दूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, केस स्टडी मेथड इज एन एक्सपेरिमेंटल एंड एनालिटिकल टीचिंग whose strategy where students are provided with a real or hypothetical event, वास्तविक एंड काल्पनिक की बात की जा रही है। एक केस आपको दे दिया जाता है, एग्जाम्पल करिए, मैं आपको टीचिंग के दृष्टिकोण से एग्जाम्पल देता हूँ। मान के चलिए आपको एक विषय दिया हुआ है, एक केस स्टडी दी हुई है पूरी, जिसमें पॉल्यूशन भी है, सोसाइटी भी है, पॉपुलेशन भी है, पॉल्यूंट भी है और कुछ बीमारी जनित भी कुछ। किसी एक मैंने एरिया आपको दे दिया कि फलाना जगह है, एक फैक्ट्री है, हॉस्पिटलिटी कितनी है वहां पर, किस तरह की व्यवस्था है, ये सारा मैंने आपको एक पूरा एक एनवायरनमेंट दिया है क्रिएट करके। या तो ये रियल भी हो सकता है, ऐसे कई सारे रियल एग्जांपल भी दे सकता हूँ मैं आपको, किसी एक घटना दे दूंगा, जैसे निर्भया कांड हुआ था बहुत पहले दिल्ली के अंदर। अब ये एथिक्स का पार्ट है, ये एथिक्स की केस स्टडी ऐसी आती है, बड़ी डीप आती है। अब उस केस स्टडी को स्टडी करना, उसके रिलेटेड कुछ चीजें आ जाती है पूरे 2-3-4 पेज में, उसको स्टडी करना, उस पे विश्लेषण करना, अपना कॉन्क्लूजन देना, माइनस प्लस पॉइंट निकालना और एक स्ट्रक्चर कुछ उसके समस्या समाधान, फिर उसमें आपको सॉल्यूशन देना हो। ठीक टीचिंग एप्टीट्यूड में भी यही है। क्या लिखा है यहाँ पे? प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग आलोचनात्मक सोच, तीसरा है आपके पास डिसीजन मेकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट ये तीनों, अच्छे से रखना है इसको, ये चीजें पूछे जाएंगे। ठीक है, क्या क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, ये तो होना ही होना है, एक डिसीजन मेकिंग। ठीक है, और बहुत एविडेंस। लाभ क्या होते हैं इस स्टडी के? देखो, बच्चों को इस स्टडी कराने से क्या लाभ होगा, को प्रैक्टिकल उनको जो पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप, विद्यार्थी केवल कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एप्लीकेशन भी समझेंगे इससे। भाई इस चीज को मैंने पढ़ा है, इसके कॉन्सेप्ट को याद किया, ये एप्लीकेबल होते हुए भी तो देखना चाहिए मुझे, वही होगा इससे। समस्या समाधान, छात्रों को एनालिटिकल एंड डिसीजन मेकिंग की क्षमता बढ़ेगी। आलोचनात्मक सोच, केस की गहराई से स्टडी करने पर क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, डिसीजन मेकिंग की क्षमता बढ़ती है। समूह चर्चा और टीम वर्क के जरिए सहयोग और संचार कौशल विकसित होते हैं। विद्यार्थियों को विषय रियल वर्ल्ड सिचुएशन से जोड़कर पढ़ाया जाता है, रियल एग्जांपल, रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन। क्लियर? अब कुछ एलिमेंट्स होते हैं इसके, कुछ वो देख लेते हैं ना। देखिए क्या होता है, एक होता है केसीय स्टडी, किसी वास्तविक या काल्पनिक घटना या समस्या स्थिति का वर्णन दिया जाता है। फिर क्या होता है, कुछ पृष्ठभूमि यानी केस से संबंधित फैक्ट, डाटा, हिस्ट्री और परिस्थितियां उसमें दे दी जाती हैं। ठीक है, अब देखो, केस में मौजूद समस्या या चैलेंज को स्पष्ट रूप से अब आपका काम क्या, केस में मौजूद मुख्य समस्या चैलेंज को स्पष्ट रूप से आपको परिभाषित करना है। ठीक है, अब इसके लिए कुछ नहीं करना, वो मिला है आपको, चीजें आपने पढ़ी है, नॉलेज, अब आपको पूरा दिमाग लगाना है उस पर। आपने बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज देखे होंगे आईएएस वाले, कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगा। एक केस स्टडी समझ ली इसको, एक आईएएस से एक इंटरव्यू दिया जाता है, पूछा जाता है कि आप एक जिले के कलेक्टर हैं, ये
ईज़ी है समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि मैं वो चीज़ से निकल के आया हूँ, तो मैं वो चीज़ ज़्यादा नहीं, चीज़ें आपको समझ में, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ बस। नहीं कहो तो दूसरा दे दूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चलिए मैं कुछ और दे देता हूँ, है ना? बड़े बहुत से लोगों को वरना तकलीफ़ होएगी एग्ज़ाम्पल सुन के। मुझे याद भी नहीं आ रहा है अभी कोई दूसरा एग्ज़ाम्पल के अलावा। तो एक केस स्टडी आपके लिए क्रिएट करता हूँ मैं। चलिए, अभी आपने देखा होगा नवरात्र चले हैं, बहुत सी जगह विसर्जन हुआ होगा। दुनिया के हिंदुस्तान में गणेश विसर्जन का एक त्योहार चला। अब हम चलते हैं मनी अब सा 9 दिन कार्यक्रम चलेगा, होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। अब आपको एक केस स्टडी दी गई है, उसमें डाटा दिया गया है, परिस्थिति दी गई है, समस्या भी दी गई है उसमें कि ये समस्या है। क्यों? मूर्तियाँ बनती है, बहुत सारे हार्मफुल सारे केमिकल्स वाले कलर यूज़ होते हैं, वो सब पानी में जाएँगे, जाएँगे कि नहीं जाएँगे? अब आप उस समस्या पर विश्लेषण करना, उस समस्या से क्या होगा? उसका सॉल्यूशन आप क्या दे सकते हैं? यही है केस स्टडी। आप उस पर कैसे डिसीज़न लेंगे यदि आप उसमें होते? आप मान लीजिए उस समय वहाँ के नगर पालिका के आयुक्त होते हैं, तो आप क्या वहाँ पे कार्य करते हैं? इस तरह की चीज़ें केस स्टडी में आती हैं। केस स्टडी में दे दिया जाएगा जैसे वो एग्ज़ाम्पल मैं आपको चलो बता ही देता हूँ यार क्या ही जा रहा है मेरा बताने। आपका क्या ही जा रहा है सुनने में, समझ में आया तो ठीक है वरना स्किप करके आगे बढ़ जाना। वैसे भी फास्ट टू ग्रो का टाइम चल रहा है अभी। कि मान के चलिए यदि आप एक जिले के कलेक्टर होते और आपके पास एक कॉल आता है कि फलानी जगह पे 2 ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया आपस में, ये कॉल आता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती सर? आप कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं? यही चीज़ पूछ डाटा दिया है, 2 ट्रेन है, एक्सीडेंट हुआ है। उसी समय पे आपके एक हॉस्पिटल में भी आग लगी। तो अब और इसको डीप कर दिया कि वहीं एक बहुत बड़े आपका जो एक मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट का, मान के चलिए मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ भोपाल का। भोपाल के मेडिकल कॉलेज में लगी आग, जहाँ हज़ारों मरीज़ भर्ती हैं। बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है वहाँ हमीदिया कॉलेज की, गांधी मेडिकल कॉलेज है भोपाल के अंदर, एमपी का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है। वहाँ पे आग लगी हुई है, हज़ारों मरीज़ हैं, हज़ारों का स्टाफ है, बहुत अच्छी हज़ार कुछ सैकड़ों सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं, सब कुछ है। वहाँ आग लग चुकी है, भगवान ना करे ऐसा हो। मैं सिर्फ़ एक कल्पना कर रहा हूँ, है ना कल्पना, वास्तविक सिचुएशन नहीं कल्पना कर रहे हैं हम लोग। आग लगी हुई है, सेम ठीक वहीं से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है भोपाल मुख्य रेलवे स्टेशन। वहाँ भी हज़ारों की तादाद में रहती है, बड़ा स्टेशन, पॉपुलेटेड एरिया। वहीं पर लग चुकी है वहीं पर क्या हुआ, थोड़ी पास 2 ट्रेन का एक्सीडेंट हो चुका है, स्टेशन के पास में। 2 घटनाएँ, आप भोपाल महानगर के, भोपाल जिले के आप कलेक्टर हो। आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे? क्या निर्णय लोगे? क्या डिसीज़न आप करेंगे? कैसे आप मैक्सिमम लोगों को बचा सकते हो? आप क्या करो पहले एम्बुलेंस भेजोगे या पहले पुलिस प्रशासन को भेजोगे या पहले पुष्टि करोगे कि वहाँ एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? या आप किस अधिकारी को फ़ोन करोगे? ये सारी की सारी चीज़ें केस स्टडी आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। सालू जी का मैसेज आया था सर केस स्टडी समझा दीजिए। तो सालू जी यही है आपकी केस स्टडी। क्लियर? बताना मुझे केस स्टडी समझ में आया कि नहीं आया सालू जी? विशेषकर आप पे, क्योंकि आपका मुझे कमेंट्स आया था, मैंने पढ़ा था कमेंट्स, मैंने आपको रिप्लाई भी दिया था और ये देख ली क्लास में आपको आज कंप्लीट भी दे दिया मैंने। एनालिसिस डाटा, फैक्ट्स और परिस्थितियाँ और गहराई से समझ देखो ये भाई वही आ गई देखो, क्या करना है सबसे पहले विश्लेषण। डाटा, फैक्ट और परिस्थितियों का गहराई से अध्ययन। मैंने जो आपको परिस्थितियाँ दी, मैंने हमीदिया मेडिकल गांधी मेडिकल कॉलेज दे दिया, भोपाल स्टेशन दे दिया, परिस्थितियाँ समझा दी। अब मैंने आपको वहाँ और कंडीशन लगा दी। आपके पास संसाधन उतने नहीं है। फायर ब्रिगेड ले दे के आपके पास 2 हैं। फायर ब्रिगेड आपको वहाँ भी चाहिए एक्सीडेंट वाली जगह पे, संभावना। एम्बुलेंस आपके पास कम है, यहाँ भी एम्बुलेंस चाहिए। शहर के अंदर में 10-12 एम्बुलेंस है और 2-2 जगह कैज़ुअल्टी हो चुकी है आपके पास। कैसे आप मैनेज करोगे? ये इससे सिचुएशन दी जाती है, अब ऐसे आप कैसे निकल सकते हैं, ठीक है? अब वो बहुत बड़ी चर्चा है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैं ये करूँगा, वो करूँगा। अब मैं इस पे सॉल्यूशन दूँगा तो 10-15 मिनट चले जाएँगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। विकल्प क्या हो सकते हैं? देखो, समस्या संभावित समाधान और अल्टरनेटिव तैयार करना, बिल्कुल। देखो, समस्या का एक संभावित
समाधान तैयार करना और एक अल्टरनेटिव भी उसका तैयार करना। देखो, एक तो पॉसिबिलिटी हमेशा 2 प्लान पे काम करना चाहिए, एक प्लान ए, एक प्लान बी, ठीक है? इसमें एक ही लिखा समाधान या उसका अल्टरनेटिव तैयार करना, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्यूशन या अल्टरनेटिव द प्रॉब्लम। फिर क्या है? डिसीजन मेकिंग। जब ये अब फिर आपका काम आता है डिसीजन लेने का। सबसे उपयुक्त समाधान का चयन करना। अब आपके पास 2 ये बिंदु ऐसे-ऐसे करना है, वो तुरंत करना है। आधे घंटे नहीं, ये 30 मिनट नहीं सोच सकते आप। 30 मिनट नहीं है आपके पास सोचने के, 5 से 10 मिनट में आपको तुरंत डिसीजन लेना है कि आपको यहाँ कितनी एम्बुलेंस भेजना है, यहाँ कितनी एम्बुलेंस भेजना है, यहाँ कौन से थाने को इन्फॉर्म करना है, यहाँ कौन सा थाना आता है। क्यों? यूँ डिसीजन लेना, हलवा थोड़ी है प्रशासन चलाना। चलिए, और क्या बात की जा रही है? आउटकम लर्निंग यानी कि समाधान और परिणाम और विद्यार्थी द्वारा सीखी गई बात है, यही परिणाम आएगा आपके पास, ठीक है? ये कराना आप एक्सपेरिमेंट क्लासेस में आपकी, ठीक है? मज़ा आएगा कराने में आपको, तो बच्चों को भी मज़ा आएगा। इससे एक्टिवली पार्टिसिपेंट होता है, देखते हैं इसके लाभ सीमाएँ क्या हैं? समय खपत अधिक होती है, डिटेल एनालिसिस और डिस्कशन में अधिक समय लगता है। तैयारी कठिन, अच्छे और प्रासंगिक केस तैयार करना चुनौतीपूर्ण होता है, बिल्कुल सही बात है। सभी के लिए समान रूप से उपयुक्त नहीं है, सभी विद्यार्थियों को समान रुचि या समझ नहीं होती। बड़े बड़े क्लासरूम में डिटेल डिस्कशन मैनेज करना मुश्किल होता है, अगर विद्यार्थी गंभीरता से एनालिसिस ना करे, तो वही सतही ऊपर बस उतना ही रहेगा ज्ञान, डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाएगी। एग्ज़ाम्पल दिए, जैसे कि शिक्षा नीति पर आधारित केस दिया जाता है। अब एजुकेशन की बात करें तो सावर देखो मैंने एजुकेशन वाले एग्ज़ाम्पल दिया। शिक्षा नीति पर आधारित केस दिया जाता है और छात्रों से उसके इम्प्लीमेंटेशन, चैलेंज और सॉल्यूशन पर चर्चा करवाई जाती है। बिल्कुल, चलो यही मेरे हिसाब से ये सही सॉल्यूशन है आपके। देखो मान के चलो हमने पास एनईपी 2020 लेकर आए थे, ठीक है? क्या यह लागू हो पाई है? क्या-क्या समस्या आ रही है इसको लागू करने में? इसे कैसे लागू किया जा सके? क्या इसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं? भविष्य में क्या इसके बेनिफिट मिलेंगे? क्या इस पे खर्च आ रहा है? वो और क्या-क्या कमियाँ हैं, वो सारी चीज़ें निकल जैसे कुछ राजनीतिक का जैसे दक्षिण के कुछ राज्य एनईपी को लागू नहीं करते। पश्चिम बंगाल मना करता है एनईपी 2020 जबकि एनईपी 2020 में बहुत शानदार एजुकेशन पॉलिसी है। हम हायर एजुकेशन में ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, ठीक है? अभी तक कितनी एनईपी आई हैं, जो हायर एजुकेशन जिन्होंने पढ़ी है मुझे टोटल कमेंट करके बताएँगे अभी तक भारत में कितनी एनईपी लागू हो चुकी हैं, ठीक है? अब आते हैं व्यवसाय प्रबंधन। किसी कंपनी के सामने आई मैनेजमेंट समस्या का केस दिया जाता है और विद्यार्थियों से समाधान खोजने के लिए कहा जाता है। एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? तो चलिए भाई साहब, टीचिंग मेथड फाइनली आज एंड हो चुके हैं और मैं आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। जितना भी आप मुझसे समझ पा रहे हो, मुझे कमेंट करके अवश्य बताना, वीडियो को लाइक, शेयर अवश्य करते रहना और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ ऐसा मत करना, आप ही लोग इसका लाभ उठाओ क्लासेस का। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जहाँ जिस भी आप सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, तो राधेश पाठशाला को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो भाई-बंधु, आपके सहपाठी, कलीग, पीयर ग्रुप्स आपसे हमसे जुड़ें, वो भी अपने इन क्लासेस का फ़ायदा ले सकें, ठीक है? तो आई होप आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी आज की क्लासेस में। कल पुनः फिर किसी नए कल हम किशोर और वयस्क शिक्षा पे चर्चा करेंगे ना, टॉपिक बता देता हूँ कल हम, ठीक है? तो मिलते हैं फिर कल पुनः नई क्लास के साथ, तब तक के आप सभी लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, अच्छे विचार रखिए और सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम नज़दीक है, कम समय बचा है, खूब मेहनत करना है आप सबने, क्लियर? दिल लगा के। यहीं से भी मेरे प्रिय शिक्षार्थियों को